हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। और इस रैपिड रिवीजन की अमेजिंग सीरीज में हम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। और हमने बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं ऑलरेडी। हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लिया है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन जस्ट 52 मिनट्स। फिर हमने रिवाइज किया कौन सा चैप्टर? फिर हमने रिवाइज किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके पूरे 9 यूनिट्स रिवाइज कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स में पूरे के पूरे 9 यूनिट्स हो चुके हैं कंप्लीट। फिर हमने क्या रिवाइज किया? हमने रिवाइज किया चैप्टर नंबर 3 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के भी चारों यूनिट जो है 5 से 6 घंटे में हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। एंड हमने रिवाइज और कौन सा चैप्टर कर लिया है? कंपनीज एक्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2 घंटे में हो चुका है रिवाइज। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट का भी यूनिट नंबर 1 हो चुका है रिवाइज। यस दोस्तों, तो पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 1 डन एंड डस्टेड। तो जिन्होंने भी यूनिट नंबर 1 नहीं देखा है, प्लीज जाके यूनिट नंबर 1 पहले देख लीजिए, तभी लिंक जो है पूरी बनेगी अपनी। ठीक है, सो यूनिट नंबर 1 हो चुका है। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2। आज हम क्या करने वाले हैं? यूनिट नंबर 2। और ये यूनिट जो है किसकी बात करता है पता है? दिस यूनिट टॉक्स अबाउट रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के आपसी संबंध के बारे में बात करता है कि कैसा रिलेशन होगा आपस में पार्टनर्स का, आपस में इनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, ये सब की बात करेगा। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एंड इस इन्हीं टाइप की जो है बहुत सारी चीजों की बात करने वाला है। ठीक है, ओवरऑल बताऊं कितनी चीजों की बात करने वाला है? 14 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट बातों के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कशन होगा कि भाई इस यूनिट में क्या क्या चीजें हैं। जिसमें सबसे पहला क्या टॉपिक है? द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। पार्टनर्स का आपस में रिलेशन कैसा है। और इसी में ही हम क्या पढ़ेंगे पता है? इसी में हम पढ़ेंगे कि ड्यूटीज क्या रहेगी पार्टनर्स की और उनके राइट्स क्या है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो मैम, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जो है हम समझते हैं कि पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होती है। देखो, एक तो सबसे जनरल ड्यूटी, एकदम जनरल ड्यूटी कि भाई आप फेथफुल तरीके से काम करो, ईमानदारी से काम करो। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रहे हो, पार्टनर्स फर्म के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ईमानदारी से काम करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करो, सबके एडवांटेज के लिए काम करो। पूरे पार्टनरशिप फर्म का फायदा सोचो, सिर्फ अपना फायदा मत सोचो। ठीक है, तो सबके फायदे के लिए काम करो फॉर बेनिफिट्स ऑफ एवरीवन, और कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाने का। ठीक है, सीक्रेट प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो वैसा सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करने का, सबके एडवांटेज के लिए काम करने का। ओके, चलो एक और ड्यूटी है यहाँ पे। जनरल ड्यूटी की बात करेंगे ना, तो एक ड्यूटी और है। मान लो 3 पार्टनर्स एक फर्म में, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। और इस फर्म में जो है ए के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करे? मेंटेन करे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ए मेंटेन करता है। तो पता है ए की क्या ड्यूटी है? कि बी और सी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उससे मांगे, कि उन लोग जब आके बोले ए भाई ए हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना, हमको देखना है, इंस्पेक्ट करना है, तो ए की ड्यूटी है कि वो बी और सी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे ताकि वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट कर सके। ठीक है, सो ये ड्यूटी है पार्टनर की, दूसरे पार्टनर्स को क्या करे? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे टाइम टू टाइम जब उनको जरूरत है तब। ओके, तो ये तो हो गई जनरल ड्यूटी। एक ड्यूटी और, एक ड्यूटी और क्या है पता है? कि लेट्स टेक एक्स वाई जेड एज पार्टनर्स। एक्स वाई जेड या ए बी सी को ही लेके चलते, चलो जब ए बी सी ही चल रहे तो ए बी सी को ही लेके चलते। ए बी सी ये तीनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, तीनों फर्म में पार्टनर्स हैं। और सी जो है, नाम भी सी और काम भी जो है चालाक वाला है। सी से चालाक, तो बहुत चालाक है ये क्या करता है पता है? इनकी फर्म है, इनकी फर्म है ए बी सी एंड एसोसिएट्स। लेट्स नेम द फर्म एज एबीसी एंड एसोसिएट्स। तो ये क्या करता है? सी पूरी फर्म का नाम यूज करता है और ना उल्टे सीधे काम करता है, और उल्टे सीधे काम करके जो है अलग अलग जो भी बिजनेस है उनके साथ डीलिंग करता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम ये क्या किसके साथ डीलिंग कर रहा है? एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, और पूरा फ्रॉड कर रहा है फर्म के नाम से। और एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड को भी अब पता चल चुका है कि सी हमारे साथ क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। लेकिन वो खुद के नाम से कर रहा है क्या? नहीं, पूरे के पूरे फर्म के नाम से फ्रॉड कर रहा है। तो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड जो है पूरी इस फर्म के ऊपर क्या कर देता है? केस कर देता है, पूरी फर्म को सीयू कर देता है। ठीक है,
कि तुम्हारी वजह से है जो है, देखो मेरे को इतना नुकसान हो रहा है, XYZ को नुकसान हो गया इस फ्रॉड की वजह से, लेट्स टेक उसको नुकसान हो गया 10 लाख रुपए का। तो वो बोलता है पूरे ABC एंड एसोसिएट्स को कि तुमको मैं स्यू करता हूँ, मेरा 10 लाख रुपए पे करो। तो फिर कोर्ट बोलता है हाँ भाई ABC को 10 लाख पे करना पड़ेगा। तो ABC एक बार तो चलो 10 लाख रुपए XYZ को पे कर दी। ABC जो है पूरे पार्टनरशिप फर्म जो है 10 लाख रुपए XYZ को पे कर दी। लेकिन फिर बाद में क्या होगा पता है, C ने फ्रॉड किया है ना, तो C की ये ड्यूटी है कि उसके फ्रॉड की वजह से पार्टनरशिप फर्म और बाकी पार्टनर्स को जितना भी नुकसान हुआ है वो C को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो C की वजह से 10 लाख का नुकसान हुआ है ना, तो वो रिमेनिंग पार्टनर्स को जो है 10 लाख रुपए देगा। रिमेनिंग पार्टनर्स को कितना देगा, 10 लाख देगा, और ये A और B जो है आपस में 5 लाख रुपीज रख लेंगे। तो समझ में आया। दूसरी ड्यूटी क्या है कि अगर फ्रॉड कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, ठीक है, तो उस केस में जो भी लॉस होगा जो फ्रॉडस्टर है उसी को ही बियर करना पड़ेगा। ये दूसरी ड्यूटी है। ओके, तो चलो 2 ड्यूटी हमने देख ली। पहली जनरल ड्यूटी, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। इंडेमनीफाई मतलब टू मेक गुड द लॉस। इंडेमनीफाई का क्या मतलब होता है, टू मेक, दूसरा कलर लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं चलो, टू मेक गुड द लॉस। जो भी लॉस हुआ है फर्म को किसी पार्टनर के धोखे की वजह से, फिर उसी पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब ये क्या बोलता है, ठीक है, ये क्या बोलता है, देखो अब पार्टनरशिप फर्म बनाए हो आप लोग, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म आपने बना लिया तो आपकी आपसी में राइट्स एंड ड्यूटीज तो होगी। अभी अपन पढ़ रहे ना कि पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिसाइड होती है, ये कैसे डिसाइड होती है पता है। फिर से ABC को एग्जांपल लेते हैं। ABC तीनों पार्टनरशिप फर्म में आए तो इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिसाइड होगी, आपस में बैठेंगे इन लोग और बातचीत करेंगे। ABC तीनों बातचीत करेंगे, C को बोलेंगे भाई तेरा काम है पूरा माल बेचने का, एग्जाम्पल अपन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं। B को बोलेंगे तेरा काम है पूरा क्या करेगा, तू माल खरीदेगा, और A को बोलेंगे कि तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का काम A देखेगा। तो आपस में बैठ के जो है इन लोग डिस्कशन करते हैं कि किसकी कितनी राइट्स रहेंगी, किसकी कितनी ड्यूटीज रहेंगी, आपस में बैठ के डिस्कस करना है। ठीक है, तो हो सकता है ये ओरली डिस्कस करे, हो सकता है ये रिटर्न भी हो जाए। ओके, तो ओरल रिटर्न डिस्कशन करके इन लोग आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। उसके बाद देखो अब बिजनेस करना है तो बिजनेस कौन करेगा, भाई पार्टनर्स ही करेंगे। ABC तीनों पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। तो याद रखना जब काम करने की बात आती है, फर्म के लिए काम करना है, फर्म को मैनेज करना है, तो जितने पार्टनर्स हैं वो मिल के मैनेज कर सकते हैं। सब पार्टनर्स मिल के मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि ABC तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों में से जो है A और B जो है मिल जाते हैं और बोलते हैं हम C को कुछ काम करने ही नहीं देंगे, C को कुछ मैनेजमेंट करने ही नहीं देंगे, तो क्या C जो है A और B के खिलाफ केस कर सकता है? क्या उनको ऐसा करने से रोक सकता है भाई कि A और B बोलते तू काम मत कर, तो C उनको रोक सकता है ये बोलने से? यस, C रोक सकता है, यस। ठीक है, C इंडीड जो है कोर्ट में जाके A और B के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ जाएगा, इंजंक्शन ऑर्डर। ठीक है, एक इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ जाएगा। इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है पता है, जब आप जो है ये इंजंक्शन ऑर्डर किसी चीज को करने से रोकता है। क्या करने से रोकता है, जैसे A और B जो है बोलते हैं C को कि तू क्या मत कर, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में काम मत कर, तो ये बोलने से रोकेगा। कौन रोकेगा, इंजंक्शन ऑर्डर। और ये इंजंक्शन ऑर्डर कौन इशू करता है, कोर्ट इशू करता है। तो C भैया ऐसा जाके कोर्ट जाके इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है। तो हर पार्टनर ये चाहे कि वो बिजनेस करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजमेंट करना चाहता है, तो वो कर सकता है, कोई उसको नहीं रोक सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, जिस दिन पार्टनरशिप फॉर्म बनी उसी दिन डिसाइड हो गया था कि भाई A और B तो एक्टिव पार्टनर्स रहेंगे। उसी दिन पूरा क्लियर था पिक्चर कि A और B क्या रहेंगे, एक्टिव पार्टनर्स रहेंगे। और C को जो है हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो कुछ काम करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू A और B C उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और पहले ये डिसाइड हो चुका था और C उस टाइम इस चीज में एग्री कर रहा था। तो जब C पहले एग्री कर रहा था कि उसको मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनना है, तो बाद में फिर वो स्यू नहीं कर सकता, बाद में वो इंजंक्शन ऑर्डर लेके नहीं आ सकता।
ठीक है, क्योंकि पहले से क्लियर है ना कि सी जो है मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। तो सुनो, एक बात क्लियर करो, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में काम करना, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बिजनेस में काम करे, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहे। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ऐसा फिक्स्ड है कि ये पर्टिकुलर पार्टनर काम नहीं करेगा, तो फिर उसके बाद जो है बाद में वो इंजंक्शन लेके नहीं आ सकता, बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को काम करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, अब क्या होता है, अब पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, तो अब पार्टनरशिप फॉर्म में डिसीजंस लेना है। क्या लेना है? डिसीजंस। अब देखो भाई, सोल प्रोप्राइटर होता तो खुद इंसान खुद का मालिक है, उसको जो डिसीजन लेना रहता खुद लेता। लेकिन सिंस वो पार्टनरशिप फर्म में है, तो डिसीजंस कैसे लेंगे? डिसीजंस लेंगे बाय मेजॉरिटी, डिसीजंस लेंगे बाय मेजॉरिटी। ठीक है, सो लेट्स टेक ए बी सी को, फिर एग्जांपल ए बी सी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो कोई डिसीजन लेना है, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये डिसीजन लेना है कि हमको अपने बिजनेस को जो है और एक्सपैंड करे कि नहीं करे। ठीक है, या फिर जो है हम जो है अपना प्रोडक्ट जो है, कोई प्रोडक्ट को कम कर दे क्या, या कोई प्रोडक्ट बढ़ा दे क्या, अगर ये सब डिसीजन लेना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, तो कैसे लेंगे? बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स में से कम 2 पार्टनर्स जो है डिसीजन में अगर एग्री है, तब जाके वो डिसीजन लिया जाएगा। अगर कम से कम 2 पार्टनर्स एग्री है, तो 2 पार्टनर्स अपन कैसे निकाले? बाय मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी क्या होती है? जितने भी पार्टनर्स हैं उनका मोर देन 50%, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके मोर देन 50%। तो मान लो कि हमारी फर्म में अगर 12 पार्टनर्स होते, तो 12 पार्टनर्स होते तो मेजॉरिटी कितनी होती? 12 का 50% कितना है? 6। तो 6 से ज्यादा पार्टनर्स, तो हमको कम से कम 7 पार्टनर्स जो है वो फेवर में चाहिए रहते, अगर हमको कोई क्या करना रहता, डिसीजन लेना रहता। तो 7 पार्टनर्स अगर एग्री करते तो वो डिसीजन होता। ठीक है, सो पार्टनरशिप फॉर्म में डिसीजन कैसे लिया जाता है? बाय मेजॉरिटी लिया जाता है। बिजनेस कैसे कंडक्ट करेंगे? बाय मेजॉरिटी। लेकिन अगर मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, अगर नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज करना है, नेचर ऑफ बिजनेस, ये क्या होता है दोस्तों? नेचर ऑफ बिजनेस मतलब पहले बने थे पार्टनरशिप फॉर्म तो कोयले का बिजनेस कर रहे थे, और अब चाहते हैं डायमंड का बिजनेस करना, तो बिजनेस का पूरा नेचर ही चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर नेचर चेंज करना है ना, तो मेजॉरिटी से काम नहीं बनेगा, मेजॉरिटी से काम नहीं बनेगा। आपको क्या चाहिए? 100% लोगों की जो है चाहिए सहमति। 100% लोग अगर इस चीज में एग्री कर रहे हैं कि बिजनेस का नेचर चेंज कर दो, 100% जितने भी पार्टनर्स है, मान लो हमारी फर्म में जो है 20 पार्टनर्स है, 20 के 20 पार्टनर्स जब तक के एग्री नहीं करेंगे ना, तब तक के हम नेचर ऑफ बिजनेस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ध्यान से, फिर से जल्दी से, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर पार्टनर चाहे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, अच्छे से काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काम करने उसको नहीं मिल रहा है, इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ जाए कोर्ट से। ठीक है, बाकी पार्टनर लाइन पे आ जाएंगे। ओके, अगर डिसीजन लेना है तो कैसे ले? नॉर्मल केस में आपको क्या करना है? मेजॉरिटी से डिसीजन लेना है। लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज हो रहा है, तो फिर 100% पार्टनर्स एग्री करने चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे? वो नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हैं। ओके, चलो, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखा है फॉर रूटीन मैटर्स ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वैसे वर्ड तो अपन कहाँ पे यूज करते हैं? कंपनीज में यूज करते हैं। कंपनीज का वीडियो नहीं देखा है क्या? प्लीज पहले कंपनीज भी देख लो यार, बहुत अच्छा सा वीडियो बना है, बहुत कम टाइम में रिवाइज किया है अपन ने। अगर हमको नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज करना है, तो फिर 100% लोगों की क्या चाहिए? हमको एग्रीमेंट चाहिए, 100% लोग एग्री करना चाहिए उस चीज से रिलेटेड। ओके, अब देखो क्या लिखा है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू हैव एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है जब चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और उसकी कॉपी ले सकते हैं अपने पास। ठीक है, सो ये है। ओके ओके ओके, तो ये हमने बेसिक नॉर्मल ड्यूटीज वगैरह देखा। अब देखते हैं इनकी आपस में जो है राइट्स कैसे है, राइट्स और थोड़ी बहुत ड्यूटीज हमारी बची है, तो वो कैसी है। अब देखो, एक बात आती है रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन, ठीक है, अब ये रेम्यूनरेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, लेट्स लेट्स इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है और उसका मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ पे ले लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10 लैक्स, और जितने भी एक्सपेंस है मैं सबको एक साथ ले लेती हूँ, बाय टू एक्सपेंस 4 लैक्स।
तो इनको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ बताओ जल्दी। प्रॉफिट्स इनको हुआ अबाउट 6 लैक्स। अब देखो इतना अकाउंट्स तो आपको आना चाहिए, इतना मैथ्स तो आना चाहिए कि ये 6 लाख कैसे निकला। ये तो प्रॉफिट्स निकल गया 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख रुपए जो है ना, ये प्रॉफिट्स जो है ना, ये किस कौन कौन आपस में बांटेगा, ए बी और सी, क्योंकि हमारे एग्जांपल में हम इन तीनों को ये भी पार्टनर लेके चल रहे हैं, ए बी सी तीनों बांटेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में काम करके पार्टनर्स को क्या मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी, उनको प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिलता है। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन, जब आपको प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिल रही है तो आपको अलग से इनको सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। रेम्यूनरेशन बोले तो सैलरी, तो जब आपको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल रहा है तो आपको सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। देखो एकदम ध्यान से सुनना, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में जब आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, आपस में एग्रीमेंट कर रहे थे, जब फॉर्म बनाए थे, ए बी और सी मिलके बात कर रहे थे ना भाई कि देख तेरा ये काम है मेरा ये काम है, सब डिसाइड कर रहे थे किसका क्या काम है, कैसे फॉर्म चलेगी, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मतलब बेसिकली डीड। ठीक है, जो डीड थी पार्टनरशिप की डीड, वो ना एकदम चुप है, वो रेम्यूनरेशन के लिए कुछ नहीं बोल रही है, वो ये नहीं बोल रही रेम्यूनरेशन दो, वो ये भी नहीं बोल रही कि मत दो, वो चुप है, तो उस केस में रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जब पार्टनर्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था तब रेम्यूनरेशन की बात ही नहीं निकली थी, तो उस केस में रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है, पार्टनर्स ने एग्रीमेंट कर लिया है कि रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, पार्टनर्स इस चीज को लेके एग्री कर रहे हैं कि रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, तो उस केस में जो है फर्म को अपने पार्टनर्स को जो है रेम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा। मतलब ये ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे टू करके रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स भी आएगा, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स ये भी आएगा। कब आएगा, जब आपस में पार्टनर्स इस चीज को लेके एग्री कर रहे हैं कि भाई रेम्यूनरेशन पे करना है। ठीक है, समझ में आया। तो ये है अबाउट रेम्यूनरेशन। कहाँ गया, ये है ये है ये है। अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, सबसे पहले बोल दिया भैया ही इज नॉट एंटाइटल्ड बट ही मे क्लेम रेम्यूनरेशन। वो दो केसेस में रेम्यूनरेशन ले सकता है। पहला केस क्या है, इफ देयर इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जब इस चीज को लेके एकदम एक्सप्रेस तरीके से डीड में डिसाइड हो चुका है कि भाई पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे, या फिर इट इज कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन, या फिर वो जो पार्टनरशिप फर्म में है ना, वहां पे कस्टम चला हुआ आ रहा है लंबे टाइम से कि जो भी पार्टनर्स है उनको रेम्यूनरेशन दिया ही जाता है। कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं ना जो हम फॉलो करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं, तो अगर कस्टम है आपकी फर्म में तो फिर रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन का राइट है क्या पार्टनर को, राइट्स पढ़ रहे हैं क्या, राइट्स है क्या रेम्यूनरेशन को, नॉर्मली नहीं है। लेकिन अगर आप आपस में एग्री कर रहे हो कि देना है हमको सबको रेम्यूनरेशन, तो फिर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा दूसरा राइट्स टू शेयर प्रॉफिट्स, पार्टनर्स जो है आपस में प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे। जैसे यहाँ पे 6 लाख का प्रॉफिट आया, तो ये 6 लाख का प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। अगर एग्रीमेंट में इन लोग जो है, एग्रीमेंट कुछ अलग बात नहीं बोलता है, एग्रीमेंट इस चीज को लेके एग्जाम्पल साइलेंट है, तो इक्वल प्रॉफिट्स बांटेंगे, इक्वल प्रॉफिट्स 1:1:1 का रेशियो चलेगा। लेकिन मान लो एग्रीमेंट में जो है इन लोग स्टार्टिंग में ही लिख चुके हैं कि भाई हम जो है किस रेशियो में बांटेंगे, लेट्स टेक 3:2:1 में बांटेंगे। ए का हिस्सा 3, मतलब ए का हिस्सा जो है, ए और बी और सी तीनों का अगर रेशियो देखेंगे तो 3:2:1 के रेशियो में जो है प्रॉफिट्स बटना चाहिए। मतलब क्या है, ए ये है, बी ये है, सी ये है। ठीक है, तो ए को बोलते हैं टोटल हिस्सा कितना हुआ, 3+2+1 = 6, तो टोटल है 6। 6 में से 3/6 ए को मिलेगा, 2/6 बी को मिलेगा, 1/6 जो है किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो ऐसे इन लोग प्रॉफिट्स बांटेंगे। अगर ऐसा डिसाइड किया है तो फिर वैसे ही बांटेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा डिसाइड नहीं किया है तो इक्वल बांटेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इक्वल बांटो, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं हम 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो वैसे भी बांट सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर चलो आगे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो पैसा होता है जो पार्टनर्स अपने साथ लेके आए हैं बिजनेस में लगाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, ए जो है 10 लाख लेके आया है, ठीक है, बी लेके आया है फॉर एन एग्जांपल 5 लाख, और सी लेके आया है 2 लाख रुपए।
तो एक क्वेश्चन है, क्या इनको इनके पैसे जो लगाया हुआ है उसमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं? तो नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपकी एग्रीमेंट साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिल सकता है? कब मिल सकता है? देखो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, आपस में ए बी सी जो है तीनों बोलते हैं भैया नहीं इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, तो फिर आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर ऐसा कस्टम है, आप जिस टाइप के बिजनेस में हो वहां पे पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कस्टम है कि इंटरेस्ट तो देते ही है पार्टनर्स को, तो फिर उस केस में भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर ऐसा स्टेट्यूटरी प्रोविजंस है, स्टेट्यूटरी प्रोविजंस मतलब लीगल प्रोविजंस, लॉ बोलता है भैया अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट बांटो, लॉ आपको बोलता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दो, तो फिर उस केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम राइट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, राइट्स। रेम्यूनरेशन का कोई राइट है क्या? नॉर्मली नहीं है, बट कहाँ पे हो सकता है? अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो हो सकता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कोई राइट है क्या? तो इंटरेस्ट का नॉर्मली नहीं है, बट यहाँ पे भी अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है या ऐसा कस्टम है या लॉ बोलता है तो फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे? सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे? नॉर्मली इक्वली बांटेंगे, लेकिन अगर आपकी एग्रीमेंट बोलती है कि नहीं इसको इतना देना है, दूसरे को इतना देना है, तीसरे को इतना देना है, तो फिर उस रेशियो में बांटेंगे। ओके, तो चलो ये राइट्स देख लिए। और क्या राइट्स है? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। एडवांसेस, एडवांसेस क्या होता है? अब मान लो पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, बिजनेस वगैरह सब चल रहा है, सब अच्छे से, अचानक से फॉर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई, अचानक से फॉर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई, और बी के पास जो है घर में रखा हुआ है मान लो 5 लाख रुपीज, बी के पास 5 लाख रुपए रखा हुआ है, तो बी बोलता है कि मैं थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, एज अ कैपिटल पैसा नहीं दे रहा हूँ, थोड़े दिन के लिए मैं फॉर्म को क्या कर रहा हूँ? एडवांस दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, फर्म को लोन दे रहा हूँ, ऑब्लिक एडवांस दे रहा हूँ। तो जब कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है ना, तो उस केस में 6% पर एनम की रेट से जो है उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। 6% पर एनम मैक्सिमम जो है उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो बी ने 5 लाख रुपए दिया, तो 5 लाख का 6% उसको क्या मिलेगा? अपने एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये किसका राइट है? बी का राइट है। ओके, तो एडवांस दे रहे हो तो उसमें भी इंटरेस्ट, देखो एडवांस अलग होता है, एडवांस आप इसलिए दे रहे हो एक लोन के तरीके से दे रहे हो, और कैपिटल तो आप बिजनेस में लगा देते हो हमेशा के लिए, दैट इज कैपिटल, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलो। और राइट क्या है? और राइट क्या है? राइट्स टू बी इंडेमनिफाइड फॉर लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय द पार्टनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन एन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म। अब देखो एग्जाम्पल से समझो क्या हो रहा है, ठीक है। ए बी सी तीनों का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्री वैक्ट्री लगा के रखी, अच्छा चल रहा है काम वहां में। अब अचानक से क्या हुआ पता है? अनफॉर्चुनेटली इनकी फैक्ट्री में जो है आग लग गई, फैक्ट्री में क्या हो गया? आग लग गई। और ए और बी जो है मस्त जो है मस्ती करने के लिए कहाँ पे गए हुए हैं? गोवा गए हुए हैं। ये लोग गोवा में मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं गोवा में, और पीछे फैक्ट्री में आग लग गई, और सी जो है अभी अकेला है उस पर्टिकुलर सिटी में जहाँ फैक्ट्री है। तो सी क्या करेगा? एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? आग बुझाने के लिए क्या करेगा? एफर्ट्स लेगा, खर्चे करेगा, फायर ब्रिगेड को बुलाएगा और सब आग वगैरह बुझाएगा। तो इसने जो भी खर्चा किया है, ठीक है, इसने जो भी खर्चा किया है, एक्स्ट्रा खर्चा अपने जेब से, ताकि वो क्या करे? इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में जो है अपने बिजनेस को लॉस से बचा सके। तो इसने जो भी खर्चा किया है ना, जो एक नॉर्मल इंसान करता इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो खर्चा जो है इसको क्या हो जाएगा? रीइम्बर्स हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म वो खर्चा इसको वापस कर देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल सी ने मान लो 50,000 रुपये खर्चा किया फॉर्म को बचाने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में, तो फिर उसके बाद में जो है एक बार खर्चा कर दिया अपनी जेब से, तो फिर बाद में फॉर्म उसको 50,000 रुपये देगी, ठीक है। सो ये याद रखना, ये किसका राइट है? ये सी का राइट है कि उसने जो भी इमरजेंसी में खर्च किया है उतना उसको रीइम्बर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखना, नॉर्मल इंसान जो करता है इमरजेंसी में वो किया है वही रिम्बर्स होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं वो रिम्बर्स नहीं होगा। ओके, चलो, तो ये राइट देख लिया पांचवा। फिर एक और चीज, अब एक पॉइंट है, देखो, अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये वाला एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, कहाँ पे है? ये वाला केस था जहां पे सी ने उल्टा सीधा काम किया, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में नेग्लिजेंस दिखाई, फ्रॉड कर रहा है, उसकी फ्रॉड की वजह से
बाकी फर्म को नुकसान हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फिर पूरी की पूरी फर्म जो है ए और बी, बचे हुए पार्टनर्स जो है सी से जो है जो भी नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई लेंगे। पहले उन लोग XYZ को 10 लाख दे देंगे, लेकिन फिर सी से जो है 10 लाख रुपए उन लोग वसूलेंगे। तो यहाँ पे ये ए और बी है ना, इनका ये राइट है कि भैया दूसरे के फ्रॉड की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो पैसा उनको मिल जाना चाहिए। ओके, चलो, तो ये हमने देख लिया ड्यूटीज, फिर हमने देख ली राइट्स, और अब हम देखेंगे क्या, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो ड्यूटी राइट्स क्लियर है एकदम अच्छे से, ओके मैम क्लियर है, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो अब आ जाओ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है पता है, बस एकदम याद रखो, जैसे मान लो कि हमको एक एक जो है 4 लड़कियां हैं, 4 गर्ल्स, अंजलि, मंजू, सविता और सुनहरी। ये चारों जो है बचपन से बिजनेस माइंडेड है, और फैशन सेंस तो बहुत गजब का है इन लोग का। ठीक है, मेकअप मेकअप अगर किसी को कर दिए तो बोले भाई ये कौन मेकअप किया, इतना धमाकेदार मेकअप है कि पूरी जो ब्राइड है वो एनाबेल जैसी दिख रही है। तो इस टाइप का मेकअप का इनका टैलेंट है। तो ये चारों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक काम करते हैं, हम एक पार्लर खोलते हैं पार्टनरशिप में, हम एक पार्लर खोलते हैं पार्टनरशिप में। तो सब रेडी हो जाते हैं। अंजलि बोलती है कि मैं जो है उस पार्लर के लिए अपना हेयर स्ट्रेटनर लेके आ जाऊंगी। ठीक है, अपन जो फर्म खोल रहे हैं ना पार्टनरशिप फर्म, उसमें मैं क्या एसेट लेके आ रही हूँ, हेयर स्ट्रेटनर लेके आ रही हूँ। मंजू बोलती है कि वो जो वो होती है ना चेयर्स पार्लर में, तो मैं चेयर्स लेके आ रही हूँ। ठीक है, सविता बोलती है कि मैं ड्रायर लेके आ जाऊंगी, चलो ये बोलती है मैं ड्रायर लेके आ जाऊंगी। और सुनहरी बोलती है कि वो जो आजकल स्पा करने के लिए ऐसा गोल सा नहीं रहता है जो आपको पूरा हीट वगैरह देता है, तो वो स्पा का जो इक्विपमेंट है मैं वो लेके आ जाऊंगी। तो ऐसे चारों मिलके जो है क्या करते हैं, अपने अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो पहली पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है पता है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो होती है जो सब पार्टनर्स जो है अपना अपना लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स पार्टनरशिप फर्म, तो वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, तो ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी, अब इन लोग का बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छा सा मेकअप कर रहे हैं सबका, मेकअप कर करके जो है इन लोग जो है क्या कर रहे हैं, नए नए एसेट्स और खरीद रहे हैं अपनी फर्म के लिए। तो जो नए एसेट्स खरीद रहे हैं फर्म के पैसे से, वो भी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी, जो न्यू एसेट्स खरीद रहे हैं। पहला तो कंट्रीब्यूट किया, दूसरा फर्म के पैसे को यूज करके खरीद रहे हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा पार्टनरशिप फर्म का गुडविल, तीसरा पार्टनरशिप फर्म का गुडविल, इतने सालों से इन लोग मिलके काम कर रहे हैं भाई, अच्छा गुडविल इन लोग का जनरेट हो गया, हर कोई इन्हीं से मेकअप कराना चाहता है। तो ये तीनों चीज जो है पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी होती है। स्टार्टिंग में जो कंट्रीब्यूट किया वो, फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आप फर्म के कमाए हुए पैसे से खरीदा, फिर जो गुडविल है, ये गुडविल कैसे जनरेट हुई, आपस में काम करे इतने साल से, फिर गुडविल जनरेट हो जाएगी ना। ये तीनों फर्म की क्या होती है, प्रॉपर्टी रहती है। और ये प्रॉपर्टी जो रहती है ना फर्म की, इसके ऊपर हर पार्टनर जो है जॉइंट ओनर होता है। मतलब मान लो अपने केस में 3 पार्टनर्स है, ये सॉरी ये वाले एग्जांपल में तो 4 है, ये चारों जो है ना ये प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स रहेंगे। ये चारों जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके जॉइंट ओनर होंगे। ठीक है, ये माना जाता है। अब सुनो, जॉइंट ओनर तो है, बट एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है भाई कि जॉइंट ओनर हो तो कभी भी सुनहरी का मन आया तो कोई भी चीज को उठा के लेके चले गई अपने घर, नहीं नहीं, आप जॉइंट ओनर हो, सब लोग फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बट ऐसा कोई उठा के अपने घर लेके नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या करना है, याद रखना है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे थे अपन, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी ब्रॉड बाय पार्टनर्स जो इनिशियली लेके आया है, फिर जो प्रॉपर्टी परचेज किया है एक्वायर्ड बाय द फर्म, एंड गुडविल। ठीक है, अब देखो, अब एक बहुत मस्त चीज बताती हूँ। अब क्या हुआ पता है, अचानक से ना इस फर्म का जो है ड्रायर खराब हो गया, ड्रायर खराब हो गया इनकी पार्लर का। तो अब भाई उसके पास जो है, मंजू के पास एक ड्रायर रखा हुआ था, तो वो बोलती है कि सुनो ना, जब तक ये नया ड्रायर नहीं आ जाता, एक काम करो, मैं अपने घर से एक ड्रायर लेके आ जाती हूँ, थोड़े दिन के लिए उसको यूज कर लेना। ठीक है, थोड़े दिन के लिए बोल के ला रही है। तो जब उसने क्लियरली अपने इंटेंशन बता दिया है कि मैं एज अ कैपिटल लेके नहीं आ रही हूँ, मैं थोड़े दिन के लिए यूज करने के लिए दे रही हूँ, तो फिर वो जो नया ड्रायर कुछ टाइम के लिए आया गया है, आ रहा है अपने फर्म में,
उसको हम पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मंजू ने क्लियरली बता दिया था अपना इंटेंशन कि मेरा इंटेंशन परमानेंटली देने का नहीं है, मैं कुछ टाइम के लिए दे रही हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद फर्म्स प्रॉपर्टी विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फर्म्स बिजनेस। फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आप मिलके यूज करो ना अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं उठा के कोई भी चीज घर लेके चले गए, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। अब एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स। ऊपर मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की ड्यूटी है कि पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमाने का। अब पर्सनल प्रॉफिट होता क्या है मैम, वो मैं तुम लोग को यहाँ पे बताती हूँ। व्हाट इज पर्सनल प्रॉफिट? इफ पार्टनर एक्वायर्स एनी प्रॉफिट आउट ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और फर्म्स कनेक्शन और फर्म्स नेम, ही शैल पे दैट प्रॉफिट टू द फर्म। का क्या मतलब है पता है? अब ये चारों लोग, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, चारों लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छा मेकअप कर रहे हैं, और ये ना आप लोग रियल लाइफ में बहुत देखना, हो सकता है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनरशिप फर्म ना हो, बट ऐसा होता है कि जिस पार्लर में मान लो कोई स्टाफ काम करती है तो वो धीरे धीरे अपने पर्सनल क्लाइंट बनाने लग जाती है। ठीक है, तो मान लो कि अगर वो पार्टनरशिप फर्म में और वो पार्टनर है वहाँ की, और अगर वो पर्सनल क्लाइंट बना रही है अपना, और वो पर्सनल क्लाइंट जो बना रही है ना उसके बारे में फर्म को नहीं बता रही है और पूरा पैसा अपने जेब में रख रही है, तो क्या ऐसा अलाउड होगा? नहीं। इसी चीज को बोलते हैं पर्सनल प्रॉफिट बनाना, इसी चीज को बोलते हैं पर्सनल प्रॉफिट बनाना। तो वहां पे वो क्या करती रहती है, वो मान लो कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर है जो ऐसा कर रही है, अपनी पार्लर का तो काम कर रही है, बट अपना एक अलग से भी जो है क्या कर रही है, सेपरेटली जाके सर्विसेज दे रही है, तो वो क्या कर रही है, पर्सनल प्रॉफिट बना रही है। तो क्या ये पर्सनल प्रॉफिट बनाना अलाउड है? नहीं। क्या कर रही है, फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर सकती है, फर्म का नाम यूज करके क्या कर रही है, पैसा कमा रही है पर्सनली, और फर्म को उस बारे में बता नहीं रही है, तो ये अलाउड नहीं है। तो जो भी आपने बाहर पैसा कमाया है वो पूरा का पूरा पैसा जो है आपको फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्म के नाम से ही पैसा कमाया है। ठीक है, फर्म की और जो प्रॉपर्टी है उसी से ही पैसा कमाया है, फर्म्स के कनेक्शन से पैसा कमाया है। ओके, चलो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है पता है? इफ पार्टनर्स कैरी आउट एनी कंपीटिंग बिजनेस विद दैट ऑफ द फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे प्रॉफिट्स टू द फर्म। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाला एग्जाम्पल भी इसमें फिट हो सकता है, और एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ चलो आपको। एक केस हुआ था, ये भी ना जो मेहंदी लगाने नहीं आते घर पे, ये उन लोग का केस है। सेम पार्लर वाला ही पार्लर वाला भी इसमें फिट हो सकता है। अब क्या होता है, इन लोग एक पार्टनरशिप फर्म बनाए और घर घर जाके जो है मेहंदी लगाते थे, जो भी फेस्टिवल्स में सब मेहंदी वगैरह लगाते थे, तो फिर जो भी पैसा कमाते थे आपस में इकट्ठा करते थे और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे कुछ जो पार्टनर्स है वो क्या करने लग गए, वो जो है ना कॉम्पिटिंग बिजनेस चालू करने लग गए। मतलब पार्टनरशिप फर्म का तो काम कर ही रहे थे, बट अपना खुद का एक मेहंदी पार्लर जो है, अलग से एक मेहंदी पार्लर चलाने लग गए। तो जब आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हो, अलग से पार्टनरशिप फर्म में भी मेहंदी वाला काम है और अपना पर्सनल भी मेहंदी का एक अलग से काम चालू कर दियो, तो जो भी प्रॉफिट्स मिल रहा है आपको कॉम्पिटिंग बिजनेस करके, कॉम्पिटिंग बिजनेस मतलब अब देखो ये मेहंदी पार्लर नंबर 1 जो सब पार्टनरशिप फर्म में चालू किए हैं, उसको ले लेते हैं, चलो हिना मेहंदी, हिना चालू किए, हिना ग्रुप। अब इसी में से कुछ पार्टनर जो है या एक सिंगल पार्टनर मिलके जो है एक ग्रुप बना लिया मेहंदी को, और क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट ग्रुप। एक ग्रुप बना लिया आर्टिस्ट ग्रुप। तो आर्टिस्ट और हिना ग्रुप ये कॉम्पिटिंग बिजनेस ही तो हुआ ना। कॉम्पिटिंग बिजनेस मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन ही तो करेगा ना। दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस होता है तो कंपटीशन तो होता है, तो दोनों कॉम्पिटिंग ग्रुप हो गए। तो जब आप एक कॉम्पिटिंग ग्रुप बना रहे हो और उससे कुछ पैसा कमा रहे हो, तो जितना भी एक्स्ट्रा कमाओगे वो फर्म को देना पड़ेगा वो पैसा। ठीक है, समझ में आया? तो पर्सनल प्रॉफिट कमाना अलाउड होता है क्या? नहीं। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स अलाउ नहीं होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, चलो सो अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। अगर फर्म में चेंज हुआ तो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहली चीज बताओ, सबसे पहली चीज तो मेरे को ये जानना है कि फर्म में चेंजेस कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन अ फर्म चेंज, हाउ कैन अ पार्टनरशिप फर्म चेंज? तो कोई नया पार्टनर आएगा तो फर्म चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
तो अगर नया पार्टनर आएगा तो फर्म हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर कोई पुराना पार्टनर चले गया, रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई तो भी फर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी बिजनेस, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसने बिजनेस ही चेंज कर दिया अपना, पहले कोयले का बिजनेस कर रहा था अब डायमंड का बिजनेस कर रहा है, तो जब बिजनेस ही चेंज हो गया तो फिर फर्म भी चेंज हो जाएगी। या फिर मान लो कि हमने डिसाइड किया था स्टार्टिंग में ABC तीनों ने कि 2 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, बट 2 साल के बाद भी उन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिक्स पीरियड के लिए चालू किया था, लेकिन फिक्स पीरियड अब नहीं रहा, फिक्स पीरियड से ज्यादा टाइम भी हम क्या करने लग गए, काम कर रहे हैं, मतलब फिक्स पीरियड को जो है एट विल में कन्वर्ट कर दिया। एट विल मतलब यूनिट नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझाया है, अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसको क्या कर दिया है, टाइम पीरियड को चेंज कर दिया है। तो ये चारों केसेस में हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में चेंज आ गया है। कैसे आ गया है, नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर तो जो था वो चले गया, नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो चेंज हो गया, या फिर फिक्स पीरियड को हमने पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे एकदम याद रखना, बहुत ईजी सी चीज है, जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है ना वो पहले के जैसे ही रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एकदम ध्यान से सुनना, A:B:C, 3 पार्टनर से 1:1 के रेशियो में काम करते थे। अब D आ गया और इन लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया कि हमको रेशियो चेंज करना है, तो यहाँ पे 1:1:1:1 इस रेशियो में काम करते रहेंगे, तो सेम चलते रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो A:B:C था, C निकल गया, C रिटायर हो गया, चले गया, बोला नहीं करना है पार्टनरशिप में काम, तो A और B बचे, तो A और B जो है 1:1 में काम करेंगे। अगर ये 1:1:1 था तो C चले गया तो इनका भी 1:1 बचे रहेगा। ठीक है, अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, कोयले से चले गए डायमंड में, तो जब कोयले में थे ना तो मान लो 2:3 के रेशियो में बांटते थे, A:B:C मान लो 2:3:1 के रेशियो में था, तो बिजनेस चेंज हो गया और इन लोग अदरवाइज कुछ नहीं बोल रहे, नॉर्मली चल रहे हैं, तो यहाँ पे इन लोग का बाद में भी रेशियो क्या रहेगा, 2:3:1 ही चलते रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा मान लो कि एक फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप थी जो एट विल में कन्वर्ट हो गई, तो जब फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप थी तब रेशियो था मान लो कि 2:2:1, जब फिक्स पीरियड था। अब बाद में इसको पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर दिए, तो वहां पे भी रेशियो क्या रहेगा, 2:2:1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन लोग का जितना भी राइट्स एंड ड्यूटीज है नॉर्मली सेम ही चलते रहेगा, लेकिन अगर इन लोग चाहे चाहे तो चेंज कर सकते, कैसे करेंगे, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, आपस में डिसाइड कर लो कि नहीं अब हमको चेंज करना है, तो जब डिसाइड कर लोगे तो फिर चेंज कर लो उसके अकॉर्डिंग, और जब कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर रहे हो तो जैसा पहले चलते हुए आ रहा था बाद में भी चेंज होने के बाद भी वैसा ही चलता रहेगा। चलो सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो रहती है ना, ये मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया है कि यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी का, और म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलती है कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के एजेंट है और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है। ठीक है, अगर वो किसी चीज में एजेंट है तो बाकी उसके प्रिंसिपल बन जाएंगे, और दूसरा पार्टनर अगर एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो बाकी उसके प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो पार्टनरशिप फर्म में जो है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है, एजेंट होता है एंड प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, उसके साथ साथ में और क्या होता है पता है, वो दूसरे पार्टनर का तो एजेंट होता ही है, साथ साथ में वो पूरी पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट होता है, साथ साथ में वो पूरी पार्टनरशिप फर्म का भी क्या होता है, एजेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट होता है। एजेंट क्या होता है, एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करे। तो मैंने अपने एजेंट को बोला कि एक काम कर, मेरे लिए जो है तू इस फलाना जगह से जो है सामान खरीद के लेके आ जा, और वो सामान खरीद के लेके आ गया, तो क्या बाद में इस ट्रांजेक्शन से मैं मुकर सकती हूँ, नहीं मुकर सकती। इन द सेम वे अगर मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में, और लेट्स एज्यूम कि बी ने जो है पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ काम किया, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में जो है बी ने सामान बेच के आया, तो बाद में बाकी पार्टनर्स या फिर पूरी की पूरी फर्म इस ट्रांजेक्शन से मुकर सकती है क्या, नहीं मुकर सकती है। ठीक है, सो एक पार्टनर जो है फर्म का भी एजेंट होता है और बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट होता है। ओके, तो चलो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसका थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, पार्टनरशिप फर्म का थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशन होगा। तो ये बोला गया है कि भाई पार्टनर जो है ना वो एजेंट है, किसका एजेंट है, फर्म का भी एजेंट है और बाकी दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट होता है। और अगर वो एजेंट है तो उसको कुछ ना कुछ तो इम्प्लाइड अथॉरिटी मिलनी चाहिए ना। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब
इम्प्लाइड अथॉरिटी। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं अथॉरिटी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? अथॉरिटी मतलब कुछ हमने राइट्स दिए है किसी को, ठीक है। अथॉरिटी इज लाइक राइट्स, राइट्स दिया गया है पार्टनर्स को। एंड व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी? इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी बोलोगे ना, ये हम एज्यूम कर लेंगे कि ये सब राइट्स तो पार्टनर्स को मिले हुए हैं, ठीक है। ये सब राइट्स पार्टनर को मिले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब सुनो ध्यान से इस बात को सुनना। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को किस टाइप की इम्प्लाइड अथॉरिटी मिल सकती है, ठीक है। एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर को किस टाइप की इम्प्लाइड अथॉरिटी मिल सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लोग, क्या वो फर्म के बिहाफ में जो है गुड्स सेल कर सकता है? कर सकता है। क्या उसको ये इम्प्लाइड अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो फर्म के बिहाफ में गुड्स को परचेज कर सके? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि फर्म के बिहाफ में जो है फर्म के लिए वो लोन ले ले? फर्म भी बिजनेस है तो उसको लोन की तो जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम बेसिस में, तो वो फर्म के लिए लोन भी ले सकता है। क्या इसको पार्टनर को इतनी अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो गुड्स को प्लेज करा सके, गिरवी रखा के लोन वगैरह ले सके? बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या उसको ऐसी अथॉरिटी मिलनी चाहिए क्या कि वो जो है फर्म के बिहाफ में और क्या काम करना है, इसको बेच भी दिया, परचेज भी कर लिया, लोन भी ले लिया, प्लेज भी कर लिया, इस टाइप के काम जो रेगुलर बेसिस में जो होते हैं, क्या ये सब करने को उसको ऑथराइज करने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, तो आप नहीं भी बोलोगे ना तो इम्प्लाइड तरीके से मान लिया जाएगा कि हर पार्टनर जो है ऑथराइज है, ये रेगुलर जो यूजुअल नेचर के काम है, बिजनेस के यूजुअल काम को करने के लिए जो है वो ऑथराइज है। लेकिन याद रखना वो बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए ऑथराइज है, पर्सनल काम के लिए ऑथराइज नहीं है। इसका मतलब कि अगर 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, अगर मान लो बी जो है ये फर्म के लिए क्या कर रहा है? परचेजिंग कर रहा है, ठीक है। फर्म के लिए परचेजिंग कर रहा है और इसने माल खरीद के ले आया मान लो 1 लाख रुपए में, ठीक है। और जब माल ये खरीद के लाया, उधारी में लाया, मान लो इसने क्रेडिट में माल खरीद के लेके आया है, और ए और बी बाद में क्या बोलते हैं पता है? ए और बी क्या बोलते हैं? अरे भाई बी तू बेवकूफ है, ये सेम माल जो है हम 80,000 रुपए में कहीं और से लेके आ जाते हैं, लेकिन बी ने तो 1 लाख में खरीद लिया। तो ए और सी ये बोलते हैं हम तो भैया इस चीज का पैसा नहीं देने वाले हैं, हम जो है हमारे हिस्से से तो इसका पैसा नहीं जाना चाहिए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल क्या बोलता है? म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर मान लो कोई पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में कोई काम किया तो वो इम्प्लाइड तरीके से ऑथराइज्ड है, इम्प्लाइड तरीके से क्या है? ऑथराइज्ड है। तो वो बाकी पार्टनर्स को जो है अपने इस काम से क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो ये जो 1 लाख रुपए का पेमेंट है ना, ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी, सब पार्टनरशिप फर्म में सब मिलके 1 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? तो ये है हमारा केस। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक और इम्प्लाइड अथॉरिटी मेरे को याद आ रही है, क्या हो सकती है इम्प्लाइड अथॉरिटी? एक कि भैया आप चेक फाड़ के दे रहे हो, आप फर्म के बिहाफ में चेक फाड़ के दे रहे हो, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हो, या प्रोमिसरी नोट दे रहे हो, ठीक है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब मान लो फर्म को जो है पार्टनरशिप फर्म को किसी को पेमेंट करनी थी, तो चेक फाड़ के दे दिया किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में, एकदम अच्छे बिजनेस के पर्पज के लिए जो है वो चेक को यूज करके पेमेंट कर दिया। तो क्या इसको अलाउड होगा? क्या उस पार्टनर को ये करना अलाउड है? हाँ, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, ठीक है। सो इम्प्लाइड अथॉरिटी बेसिकली क्या होती है? जो भी यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप एक पर्सन जो भी काम करता है वो करने का राइट मिलना, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। ओके, इतना क्लियर? अब एकदम ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से क्या सुनना है। अब हो सकता है, ध्यान से सुनो, हो सकता है कि ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ये जो हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इसको हम चाहे तो एक्सपांड कर दे, इम्प्लाइड अथॉरिटी को बढ़ा दे, या फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक नॉर्मल बिजनेस में जो है ये सब चीज़ें इम्प्लाइड अथॉरिटी में आती है नॉर्मल बिजनेस में, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर्स फर्म के बिहाफ में जो है प्लेजिंग ना करें, हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर्स फर्म के बिहाफ में लोन ना ले बिजनेस चलाने के लिए। तो अगर आप इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, पार्टनरशिप फॉर्म में रेस्ट्रिक्शंस चाहते हो, तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं वो एग्री करें इस बात में। मान लो हमारे केस में 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, तो तीनों मिलके बैठे मीटिंग करें और डिसाइड करें कि भैया हम में से कोई भी जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ए बी सी तीनों कोई भी जो है लोन नहीं लेगा,
या ये ले ले कि भैया सी, कि तेरे को हम ये राइट नहीं दे रहे कि तू लोन ले, ए और बी को ये राइट मिलना चाहिए, और सी उस चीज में एग्री कर रहा है, सब एग्री कर रहे हैं। तो जब आप चाहते हैं कि आप अपने फर्म में इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या एक्सपांड करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सब पार्टनर जो है उस चीज से एग्री करने चाहिए कि हम जो है किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर या दो पार्टनर या पूरे पार्टनर्स की जो अथॉरिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट या एक्सपांड करना चाहते हैं। ठीक है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि भैया सी, तू लोन नहीं लेगा भाई, लोन लेने का राइट जो है तेरे को नहीं है, लोन लेने का राइट ए या बी को ही है फर्म के लिए, तू इसमें इन्वॉल्व मत होना। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो है एक्सपांशन हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। अब एक चीज को एकदम ध्यान से सुनना और समझना। चलो, सो एक फर्म ने क्या किया पता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक फर्म ने जो है अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब बोलता है कि भाई सी तू लोन नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब क्या हुआ, एक बैंकर है, एक बैंकर है, और वो बैंकर जो है उसको ये बात की इस अरेंजमेंट के बारे में पता नहीं था कि सी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, उसको पार्टनरशिप फर्म ने लोन लेने से मना किया है। इस बैंकर ने जो है लोन दे दिया, फिर भी सी गया लोन लेने के लिए, और सी को जो है इस बैंकर ने जो है लेट्स टेक 5 लाख रुपीज का लोन दे दिया। बैंकर जो आउटसाइडर है, जो थर्ड पार्टी है, उसको नहीं पता था कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस है, उसको इस रिस्ट्रिक्शन की कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये 5 लाख रुपए जो है ये पैसा ए, बी या पूरी पार्टनरशिप फर्म या सी, इन लोगों से वसूल सकता है कि नहीं? द आंसर इज यस, वसूल सकता है। तो एकदम अच्छे से समझना इस बात को, अगर आपकी अथॉरिटी में, पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी में कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं और थर्ड पार्टी को ये बात की नॉलेज नहीं है, थर्ड पार्टी को इस रेस्ट्रिक्शंस की नॉलेज नहीं है, तो उस केस में जो है पूरी की पूरी फर्म भी लाइबल रहेगी और पार्टनर्स भी लाइबल रहेंगे, मतलब जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी रहेगी, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। ठीक है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी मतलब सब मिलके लाइबल है। ठीक है, सबको मिलके ए बी सी पूरी फर्म को मिलके पे करना पड़ेगा पैसा। और अगर बैंक चाहे किसी इंडिविजुअल पार्टनर से पैसा मांगना, मान लो बैंक बोल रही है बी को कि भाई बी तू ही पूरा 5 लाख रुपए दे, तो फिर सेवरल लाइबिलिटी भी रहेगी, पूरा बी पूरा 5 लाख देगा, हालांकि बाद में वो ए और सी से उनका शेयर ले लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। तो अगर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं है, तो उस केस में जो है थर्ड पार्टी भैया कहीं से भी लाइबल नहीं रहेगा, वो अपना पैसा वसूल सकता है किसी से भी, फर्म से, पार्टनर से, किसी से भी। अब देखो, अगर मान लो इस थर्ड पार्टी को इस चीज की नॉलेज है, ये रेस्ट्रिक्शंस की नॉलेज है, और स्टिल वो लोन दे रहा है, उसके बाद भी वो फर्म को लोन दे रहा है, तो क्या उसको वसूलने का राइट होगा फिर पैसा? नहीं, उस केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था और उसको उस रेस्ट्रिक्शंस की नॉलेज थी। ठीक है, अगर रेस्ट्रिक्शंस की नॉलेज है तो उस केस में जो है वो पैसा नहीं वसूल सकता, जो बैंकर ने लोन दिया है वो पैसा नहीं वसूल सकता। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपन कितनी चीजें पढ़ लिया है पता है? अपन बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है। एक चीज तो हम ये पढ़ के आ रहे हैं, हम सबसे पहले तो टाइटल देखते हैं। देखो, हम टाइटल में क्या पढ़ के आ रहे हैं कि पार्टनर्स का जो है थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, पार्टनर्स रिलेशन विथ थर्ड पार्टी। तो पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा? ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया थर्ड पार्टी के साथ जब रिलेशन रहेगा तो याद रखना, पार्टनर तो हमेशा जो है वो बिजनेस का एजेंट रहेगा, पार्टनरशिप फर्म का एजेंट रहेगा, बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर वो एजेंट है तो क्या वो अपने काम से बाकी पार्टनर्स और फर्म को लाइबल कर सकता है? कर सकता है। तो क्या जो थर्ड पार्टी है वो अपना पैसा वसूलने के लिए या अपने राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए क्या पूरी फर्म को स्यू कर सकती है? क्या कर सकती है, क्योंकि वो पार्टनर जो है फर्म का क्या है? एजेंट है। ठीक है, अब दूसरी चीज में आओ, फिर हम एक चीज पढ़े कि भैया ठीक है वो एजेंट है तो उसको हम क्या देंगे? कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी देंगे, कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी देंगे कि भैया एक यूजुअल बिजनेस में जो भी चीजें करना है वो यूजुअल बिजनेस की चीजें वो पार्टनर कर सकता है, और अगर यूजुअल चीजों को वो कर रहा है तो वो पूरी की पूरी फर्म को क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है अपने काम से, क्योंकि वो एजेंट तो है ही, तो वो अपने काम से क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है, बाकी जितने भी पार्टनर्स है और फर्म है उनको बाइंड कर सकता है। तो यूजुअल नेचर की चीजें क्या होती है? जैसे माल खरीदना, परचेज करना,
सेल करना, लोन लेना, प्लेज करना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना, ये सब उसका जो है यूजुअल नेचर का काम है, वो कर सकता है। क्या ये यूजुअल नेचर की चीज में हम इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को क्या एक्सपांड कर सकते हैं क्या? मतलब नॉर्मल बिजनेस में ये है कि आप माल खरीद सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना ये नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना ये अलाउड जो है नॉर्मली नहीं होता है कि एक पार्टनर गया और अपने मन से फर्म के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के लेके आ गया, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हम हमारे पार्टनरशिप फर्म में अपने पार्टनर्स को यही राइट दे दे, और अगर हम ये राइट दे रहे हैं अपने पार्टनर्स को तो हम क्या बोलेंगे, हम उसकी जो राइट्स है वो क्या कर रहे हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे हम इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को और क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वो सब पार्टनर्स की जो है सहमति से होना चाहिए, सब पार्टनर उस चीज को लेके एग्री करना चाहिए। और अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन, तो थर्ड पार्टी को हमको बचाना है। अगर थर्ड पार्टी को इस रेस्ट्रिक्शन की नॉलेज नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी किसी से भी पैसा वसूल सकती है, हमारी फर्म से या दूसरे पार्टनर से भी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज है इस रेस्ट्रिक्शन की, तब तो फिर भैया थर्ड पार्टी की खुद की गलती है कि उसको पता है कि उसको लोन नहीं देना चाहिए, फिर भी वो लोन दे रही है, तो उस केस में थर्ड पार्टी को अपना नुकसान सहना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया कि आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को जो है वो क्या कर सकते हैं, अपन एक्सपांड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, याद रखना, जो इम्प्लाइड अथॉरिटी नॉर्मल केस में नहीं मानी जाती है। ये जो चीजें मैं बताने वाली हूँ ना, ये नॉर्मल इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है। नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, एक तो ये बहुत लॉजिकल सी बात है। ठीक है, बहुत लॉजिकल है। क्या बताओ, ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना क्या एक ऐसा है क्या कि हम आम, केला, सेब लेने का इतना मामूली बात है कि बड़ी बात है? बड़ी बात है। तो जब इतनी बड़ी बात है तो ऐसे ही कोई पार्टनर जाके फर्म के बिहाफ में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। पूरे के पूरे फर्म को जो है उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। तो ए बी सी, लेट्स टेक 3 पार्टनर्स है एग्जाम्पल में, तो क्या सी अपने मन से फर्म का पैसा उठा के फर्म के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के आ जाएगा, तो क्या ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी? नहीं। ठीक है, क्या फर्म के बिहाफ में फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकता है क्या? नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना भी छोटी बात नहीं है। अगर बेचना है तो बाकी सब पार्टनर्स को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है। उसके बाद देखो और क्या नहीं हो सकता है, हमने किसी बाहर एक ट्रेडर के खिलाफ केस कर दिया, हमने किसी को माल सप्लाई किया था हमारी फर्म ने, और वो माल का पैसा ही नहीं दे रहा था, हमको उससे पैसा वसूलना था, हम वो पैसा ही नहीं दे रहा था, हमने उसको स्यू कर दिया। ठीक है, हमने उसको स्यू कर दिया। तो ए बी सी तीनों की पार्टनरशिप फर्म है, फर्म ने उस ट्रेडर, लेट्स टेक कि ट्रेडर का नाम है अभय, और हमने अभय को क्या कर दिया, स्यू कर दिया। अब सी जो है ना, सी जो है अभय का जीजा है। ठीक है, सी अभय का जीजा है और बोलता है यार मैं अपने साले के ऊपर केस करूंगा ना तो फिर तो आफत आ जाएगी मेरे घर में। तो बोलता है मैं एक काम करता हूँ, केस को विड्रॉ कर लेता हूँ, केस को विड्रॉ कर लेता हूँ। तो क्या अगर किसी को स्यू किया गया है तो कोई एक पार्टनर के पास ये राइट मिलना चाहिए कि वो केस को स्यू विड्रॉ कर दे? नहीं। तो केस अगर हो चुका है किसी के ऊपर तो उसको विड्रॉ जो करने का राइट है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है किसी पार्टनर की। और अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है तो क्या उसका ये करना पूरे फर्म को बाइंड करेगा? क्या नहीं करेगा। मतलब इन एक्चुअल में देखेंगे तो भैया अगर बाइंड नहीं कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं है, तो केस वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, चलो आगे और क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी है देखते हैं। और क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है वो देखते हैं, और क्या नहीं है। अब ए बी सी तीनों पार्टनरशिप फॉर्म में है, ए को गुस्सा है एक पर्सन के ऊपर, और वो पर्सन जो है उसके ऊपर जो है वो फर्म के बिहाफ में क्या कर दिया, केस कर दिया। मान लो कि वो पर्सन जो है, अब यहाँ पे ले लेते हैं अजय को, अजय को ले लेते हैं। तो अजय जो है ये हमारे फर्म का क्या है, ये हमारे फर्म का जो है डेटर है। मतलब हमने इसको माल सप्लाई किया है, तो जब हमने इसको माल सप्लाई किया है ये हमको पेमेंट नहीं दे रहा था, बट पूरे पार्टनर्स जो है ये सोच रहे थे कि अजय को थोड़ा और टाइम दे देते हैं पेमेंट करने के लिए, इसको स्यू नहीं करते हैं। लेकिन ए का दिमाग खराब हुआ और ए जाके जो है अजय को पूरी फर्म के बिहाफ में स्यू करके आ गया। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कर सकते, पूरे के पूरे पार्टनर्स जो हैं इस चीज़ में क्या होने चाहिए, एग्री करने चाहिए। ठीक है, किसी के ऊपर केस किया हुआ है तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी को जाके स्यू नहीं कर सकते। फिर और क्या नहीं कर सकते, मान लो कि हमारे जो है हमारे किसी क्रेडिटर ने हमारे, मान लो कि हमको जो है क्रेडिटर को जो है 10 लाख रुपए देना था, और क्रेडिटर हमको बोलता है कि आपको मुझे 15 लाख देना है, 10 लाख नहीं 15 लाख देने हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अगर मान लो ए बी सी तीनों क्या है पार्टनर्स है, और उसमें सी जो है बोलता है ठीक है मैं मान लेता हूँ कि 15 लाख देना है, तो आप ऐसे ही किसी के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर एक्सेप्ट करना है तो बाकी पार्टनर्स भी उस चीज के लिए रेडी होने चाहिए। तो किसी के भी क्लेम को कोई आउटसाइडर जो है एक्स्ट्रा क्लेम आपके ऊपर लगा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो भैया वो फिर आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, सो ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। नोट्स में देख ले एक बार जल्दी से। चलो, सो क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी हमारी नहीं है। सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, कोई डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट में, कोर्ट से उठा के वो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में लेके चले गए, तो ऐसा अलाउड नहीं है। आपको आर्बिट्रेशन में अगर कोई केस ले जाना है तो बाकी पार्टनर्स भी उस चीज के लिए रेडी होने चाहिए। देखो, कोर्ट और आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है, इट्स लाइक क्वासी कोर्ट बोलते हैं इसको, कोर्ट के जैसा। यहाँ पे प्रोसीडिंग्स जल्दी जल्दी कंप्लीट होती है, कोर्ट में टाइम लगता है लंबा, आर्बिट्रेशन में कम टाइम में जो है सेम केस का निपटारा हो जाता है। दोनों पार्टी को बुलाते हैं, मीडिएशन होता है, कोई बीच में जो है बैठता है मिडिल पर्सन और दोनों का सुलह कराता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। तो ऐसे ही एक पार्टनर ले जाके केस को आर्बिट्रेशन में नहीं जमा करा सकता, बाकी पार्टनर्स भी क्या होने चाहिए, उस चीज से रिलेटेड एग्री करना चाहिए। ओके, अब और क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, क्या एक पार्टनर फर्म के बिहाफ में बैंक अकाउंट खोल सकता है क्या? बैंक अकाउंट खोलना है, मान लो ए बी सी, तो बैंक अकाउंट खोलना है तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी जो है अपने नाम से फर्म के लिए बैंक अकाउंट खोल के आ गया, नहीं, पूरी फर्म के लिए जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। इसका मतलब क्या है? ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब मान लो हमने किसी के ऊपर केस किया था, 1 करोड़ रुपए का केस है, फर्म ने केस किया है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 1 करोड़ का, और एक पार्टनर है हमारा बी, बहुत दयालु, बोलता है छोड़ यार 1 करोड़ रफा दफा कर, 50 लाख रुपए में जो है मामला खत्म कर दे, तो ऐसा अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है भैया? बाकी पार्टनर्स भी उसमें इन्वॉल्व है। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है अपने राइट्स को, रेलिंक्विश छोड़ना है राइट, बाकी लोगों से पूछो पहले, ठीक है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना है। फिर उसके बाद विड्रॉ और स्यूट, कोई स्यूट को विड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं। हमने देखा था वो जीजा साला वाला केस कि भैया मेरा साला है, केस को हटा देता हूँ, नहीं कर सकते। बाकी पार्टनर से पूछो, ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। फिर एडमिट एनी लाइबिलिटी, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी जो है वो इम्पोज कर रहा है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक पार्टी बोलती है कि भैया आपके ऊपर जो है आपने 5 लाख रुपए तो दिया नहीं, एक पार्टनर बोलता है हाँ 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 हमने नहीं दिया, बाकी पार्टनर्स चुप है उस बारे में। एक पार्टनर को बहुत होशियारी सूझ रही है, उसने बोलता है हाँ मैंने नहीं दिया। तो ऐसे ही आप कोई भी जो है लाइबिलिटी एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, कब तक ये नहीं कर सकते? जब तक कि बाकी पार्टनर्स उस चीज को एग्री नहीं करते हैं। फिर एक चीज मैंने आपको बता दिया था, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते और ना ही फर्म के बिहाफ में इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, ये एक पार्टनरशिप फर्म में इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि नहीं है? नहीं है। ओके, चलो, तो क्या इस इम्प्लाइड अथॉरिटी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? हाँ, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, बाय यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस कंसेंट मतलब 100% लोग अगर चाहे तो हम अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड नहीं है, बट हो सकता है कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में बोल दें कि हम अपने पार्टनर्स को अलाउ कर रहे हैं ऐसा करना, तो वो अलाउ किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड जितने भी पार्टनर्स हैं वो इस चीज के लिए एग्री करने चाहिए। ठीक है, चलो, और क्या है ओके, थर्ड पार्टी के बारे में पढ़ लिया कि थर्ड पार्टी को अगर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में नॉलेज है तो उस केस में जो है भाई थर्ड पार्टी फिर भी अगर लोन दे रही है तो वो थर्ड पार्टी का नुकसान है। फिर पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो उस केस में पार्टनर्स की कैसी अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ चुके हैं, देखो बड़ा वाला टेबल में आ जाओ एक बार,
मैं ये पढ़ा रही थी, पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ जब पार्टनर डील कर रहा है तो वो फर्म के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो उस पूरी की पूरी फर्म और पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबल होंगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी जितनी भी है वो सब चीजों के लिए फर्म लाइबल है, लेकिन जो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है फर्म की, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना, उसके लिए फर्म लाइबल नहीं होगी, उसके लिए फर्म थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबल नहीं होगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज हमारे पास बची है, वो है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। इमरजेंसी सिचुएशन मैंने आपको ऊपर पे भी पढ़ाया था। इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है, मान लो कि हमारे बिजनेस में आग लग गई। ठीक है, अब आग लग गई तो हमने फायर ब्रिगेड बुलाया, अब फायर ब्रिगेड बुलाया तो फायर ब्रिगेड ने 1 लाख रुपए ले लिया, तो 1 लाख रुपए ले लिया तो फायर ब्रिगेड वाला पैसा मांग रहे हैं। अब ए बी सी तीनों पार्टनर्स में से जो है दो जो है बाहर गए थे घूमने बैंकॉक, बचा कौन, सी। सी ने क्या किया, पूरी फायर आग वाग बुझवाई, पूरा नुकसान से बचवाया। अब ए और बी बाद में आके बोलते हैं हम तो इसका पैसा शेयर करेंगे ही नहीं, हम फॉर्म को ये पैसा 1 लाख रुपए देने ही नहीं देंगे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन में जो है एक नॉर्मल व्यक्ति लॉस से बचने के लिए जो जो स्टेप उठाता है यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो भी एक यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो किया जाता है लॉस से बचने के लिए, अगर एक पार्टनर ऐसा कर रहा है हमारे एग्जांपल में सी, तो फिर बाकी पार्टनर्स और फर्म जो है लाइबल हो जाएंगे और उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स हमने देख ली है लाइबिलिटी। ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। अब इफेक्ट्स ऑफ एडमिशंस, इफेक्ट्स एडमिशंस क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एडमिशंस। ठीक है, एडमिशंस मतलब कोई बात को एडमिट करना, दैट इज एडमिशन। ठीक है, कोई बात को एडमिट करना। अब इसको अपन समझेंगे बहुत ही अच्छे से एक एग्जाम्पल से, और लेते हैं दो लोगों को, बंटी बंटी और मंटू। ठीक है, बंटी और मंटू जो है ये दो जो है ना पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, और दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है कि जो भी व्हीकल्स होती है उसके इंजन और स्पेयर पार्ट्स जो है ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्पेयर पार्ट सप्लायर है, वो बेचते हैं ये लोग। ठीक है, तो मंटू जो है, मंटू क्या करता है पता है, मंटू एडमिट करता है एक कस्टमर के सामने, मंटू एडमिट करता है एक कस्टमर के सामने और बोलता है कि आप ना बावा कंपनी का जो है इंजन लेके चले जाओ, बावा कंपनी का इंजन अपनी गाड़ी में लेके चले जाओ, बहुत मक्खन के जैसे जो है गाड़ी आपकी चलेगी। ठीक है, कौन सी कंपनी बोला, बावा कंपनी, मतलब इसने एक एडमिशन किया, इसने एक बात क्या की, एडमिट की कस्टमर के सामने। ठीक है, एंड कस्टमर उसकी बात सुन के जो है ये बावा कंपनी का इंजन लेके जा रहा है। देखो कस्टमर जो है क्या कर रहा है, इंजन लेके जा रहा है और चले गया, वो इंजन लगवा लिया, बट बाद में उसको पता चला कि भाई साहब ये इंजन तो बहुत खराब है, बहुत खराब निकला। तो मेरे को बताओ एक बात, क्या वो ये जो कस्टमर है ये क्या सिर्फ मंटू के खिलाफ केस कर सकता है, या ये बंटी के खिलाफ भी केस कर सकता है, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को एक साथ स्यू कर सकता है, या सिर्फ मंटू को स्यू कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर है कि ये जो कस्टमर है ना, ये जो भी एडमिशंस हुआ है इसके सामने, ये मंटू को तो चाहे तो मंटू को स्यू करे, चाहे तो बंटी को स्यू करे, चाहे तो पूरी पार्टनरशिप फर्म को स्यू कर सकता है। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर जो है कुछ एडमिशन करता है तो पूरी की पूरी फर्म उस एडमिशन के से जो है क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, लाइबल हो जाती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ओके, तो ये है अबाउट एडमिशंस। तो अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कोई पार्टनर या एडमिशन कर रहा है तो बाकी पार्टनर भी जो क्या है वो क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड ये जो एडमिशन है ना ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो इनका बिजनेस क्या चीज का था, स्पेयर पार्ट सप्लाई करने का, उससे रिलेटेड एडमिशन किया तो सब लाइबल हो जाएंगे फिर। ओके, मतलब जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो जाएगी। अब आ जाओ, एक टॉपिक बता रही हूँ, इफेक्ट्स ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर बोल सकते हैं इसको। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर या एक्टिंग पार्टनर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्टिंग पार्टनर को जो है अगर किसी चीज की नोटिस मिली, अब देखो फॉर एग्जांपल अपने घर में क्या होता है, कोई शादी की पत्रिका देके जाता है और मान लो कि पापा को पत्रिका देके चले गए, तो वो तो एज्यूम करेगा ना कि जितने भी मेंबर्स हैं घर में उनको इस पत्रिका की नॉलेज है। इन द सेम वे अगर एक्टिव पार्टनर जो है या एक्टिंग पार्टनर जो है उसको कोई चीज की नॉलेज है तो ये मान लिया जाएगा कि जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको भी उस बात की नॉलेज है और वो पूरे के पूरे रिमेनिंग पार्टनर उस चीज से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। अब इसको समझो एक एग्जाम्पल से। ठीक है, इसको समझो एक एग्जाम्पल से।
अमन और चमन, ठीक है, अमन और चमन जो है ये लोग क्या करते हैं, पुरानी गाड़ी जो होती है सेकेंड हैंड कार, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, सेकेंड हैंड कार की जो है क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेकेंड हैंड कार बेच रहे हैं। अब चमन जो है ना वो क्या करता है, अपने बिजनेस के लिए जो है वो सेकेंड हैंड कार देखने जाता है, पसंद करता है, वहां पे देखता है कि जो कार है उसमें कुछ तो डिफॉल्ट है, ठीक है, उसको उसको वहां पे कार में कुछ डिफॉल्ट मिलता है। तो जब उसको कार में डिफॉल्ट दिख गया है, मतलब उसको नोटिस मिल गई है किसी चीज के डिफॉल्ट की, तो ये मान लिया जाएगा कि अमन को भी जो है नोटिस मिल चुकी है। तो अगर एक पार्टनर को नोटिस मिल चुकी है किसी चीज की, तो ये मान लिया जाएगा कि जो दूसरा पार्टनर है उसको भी नोटिस मिल चुकी है। बट नोटिस किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड ना, ये बिजनेस की बातें हो रही है, तो बिजनेस से रिलेटेड अगर एक पार्टनर को नोटिस मिल गई, प्रोवाइडेड ही एक्टिव पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक एक्टिंग पार्टनर को नोटिस मिल गई तो जो बाकी पार्टनर से मान लेंगे उनको भी नोटिस हो चुकी है ये बात। ओके, तो ये डिफॉल्ट अगर इसको पता है चमन को, तो मान लेंगे अमन को भी पता है, लेकिन हो सकता है कि अमन को एक्चुअल में ना पता हो और वो कार आ गई, ठीक है, और इन लोगों को बेचने वाला है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इन लोगों को बेच रहा है बंटू। बंटू जो है वो क्या है, सेलर है, वो इन लोगों को कार बेच रहा है। तो अमन देखता है कि भैया कार में डिफॉल्ट है, अमन बोलता है बंटू मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा। तो बंटू क्या बोलेगा पता है, बंटू बोलेगा मैंने लॉ पढ़ रखा है और वो भी श्यामा मैम से पढ़ा है, और वो मेरे को क्या बोली थी पता है, कि अगर एक एक्टिंग पार्टनर को नोटिस है किसी चीज की, तो ये मान लिया जाएगा कि दूसरे को भी नोटिस है। तो अगर दूसरे को भी नोटिस है तो वो दूसरा पार्टनर बाइंड हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो अमन है और चमन दोनों बाइंड है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है कि इनको बंटू को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। चलो एक चीज और बता रही हूँ, मतलब नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर इज इक्वल्स टू, मैं एक तुम लोग को यहाँ पे इक्वेशन लिख के दे रही हूँ, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, अगर एक्टिंग पार्टनर को कोई चीज की नोटिस है, इज इक्वल्स टू नोटिस टू द एंटायर पार्टनरशिप फर्म, नोटिस टू द फर्म। अब एक चीज ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर ले, चमन को पता है कि ये कार में कुछ डिफॉल्ट है और बंटू के साथ मेल मिलाप कर लिया, उसने बंटू के साथ मेल मिलाप कर लिया, बोलता है बंटू और चमन आपस में डिसाइड करते हैं, एक काम करते हैं भाई, अपन अमन जो है ना, अमन इसको बेवकूफ बनाते हैं, इसको बेवकूफ बनाते हैं, और दोनों बंटू और चमन मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ और बोलते हैं कि ये जो डिफॉल्ट है ना, ये डिफॉल्ट का पैसा मैं तेरे को दिलाऊंगा अमन से। मतलब ये चमन क्या कर रहा है, ये फ्रॉड करना चाहता है अमन से। यहाँ फर्स्ट जो एग्जांपल बताई थी उसमें वो फ्रॉड नहीं कर रहा था, यहाँ पे वो फ्रॉड कर रहा है, वो जानबूझ के जो सेलर है, थर्ड पार्टी है, उसके साथ मिल के साठ गांठ करके जो है सप्लाई छुपा रहा है बात को, छुपा रहा है, कोई भी जो नोटिस है मिल के ये डिसीजन ले रहा है। तो अगर ऐसा कुछ कर रहा है मतलब वो अपने पार्टनर के साथ ही क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो जब वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है ना, उस केस में अमन लायबल नहीं होगा, उस केस में अमन लायबल नहीं होगा। तो दो केसेस मैंने आपको बताया। पहला केस, अगर एक्टिव पार्टनर को नोटिस है, मतलब पूरी फर्म को नोटिस है, पूरी फर्म लायबल हो जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या है पता है उसमें, जिस पर्सन को नोटिस है वो फ्रॉड नहीं कर रहा होना चाहिए। मतलब नोटिस तो है बट उसने जो है सप्लायर के साथ मिलके जानबूझ के उसको छुपाया नहीं, या उसके साथ मिलके जो मेल मिलाप करके जो है ऐसा नहीं किया कि भाई अपन बाकी पार्टनर्स को धोखा देते हैं, चलो नहीं, उसका इंटेंशन धोखा देने का नहीं था। तो उस केस में जहाँ पे फ्रॉड का इंटेंशन नहीं है तो पार्टनर्स बाकी लाइबल होंगे, लेकिन फ्रॉड का इंटेंशन है तो फिर बाकी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके मैम, समझ में आया, सब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और अब आ जाओ, अपन ने क्या पढ़ा है अभी, हम ये पढ़ के आ रहे हैं इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। तो नोटिस टू, ये अपन पढ़ रहे हैं, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर विल बी considered as notice to the firm except in the case of a fraud on the firm committed or with the consent of that partner। तो फ्रॉड को हटा दो, बाकी सब केस में जो है नोटिस अगर एक पार्टनर को मिल गई तो बाकी पार्टनर्स को मिल गई, ये मान लिया जाएगा। ओके चलो, उसके बाद लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स कैसी लाइबिलिटी रहती है, तो थर्ड पार्टी मैंने मीनिंग बता दिया है, वो लोग जो फर्म के साथ डील कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ अगर डीलिंग हो रही है तो सब पार्टनर्स जो है उनकी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, जॉइंट मतलब सब मिलके भी लायबल है पे करने के लिए, सब मिलके लायबल होंगे और सब इंडिविजुअली भी लायबल होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ए बी सी ने लोन लिया, इनकी फर्म ने लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो बैंकर जो है ना
पूरी की पूरी फर्म को एक साथ बोल देगा पेमेंट करो तो पूरी फर्म लाइबल है। अगर बैंकर जो है ए को सिर्फ बोल रहा है कि तू 10 लाख पे कर, तो वो बैंक जो ए है वो पर्सनली भी लाइबल रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेवरल लाइबिलिटी। सेवरल मतलब सबकी अलग अलग लाइबिलिटी भी है और साथ में मिलके भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। ओके, उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द फर्म्स फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गलत काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो क्या बाकी पार्टनर्स भी उससे लाइबल होंगे क्या, उस काम से लाइबल होंगे क्या? एकदम ध्यान से सुनना। अगर मान लो ए, बी और सी मिल के क्या करते हैं पता है, उल्टे सीधे काम करते हैं। लेट्स एज्यूम चोरी की गाड़ी बेचते हैं, ठीक है। चोरी की गाड़ी इन लोग बेच रहे हैं मिलके, और तीनों को पता है। देखो, अगर तीनों को पता है और ये इनका बिजनेस है करना, वैसे इलीगल है, गलत काम है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तीनों को पता है और एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, फ्रॉड कर रहे तो फिर भूल जाओ, फ्रॉड एकदम अलग केस है। तीनों को पता है ये चीज कि इन लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे तीनों जो है इनकी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो जाएगी। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल जो था ना, वहां पे क्या हो रहा था कि एक जो था बंटी और मंटू, बंटी एंड मंटू। तो मंटू ने एक कस्टमर के सामने बोला इंजन बहुत अच्छा है, बट बंटी को इस बात की नॉलेज थी कि मंटू ऐसा झूठ बोल रहा है, या ऐसा ऐसा हम बिजनेस में ऐसा बोलते हैं, तो उसको पता है ये बात, तो दोनों लायबल हो गए थे। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर्स को पता है कि कोई पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड इन लोग क्या कर रहे हैं, सबको पता है झूठ बोल रहे हैं, तो फिर तीनों लायबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो कहाँ पे थे हम, ये है रॉन्गफुल एक्ट। अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, उससे किसी थर्ड पार्टी को इंज्यूरी हो रही है, तो कौन लायबल रहेगा? पूरा का पूरा फर्म लायबल रहेगा। इन बात क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए एंड विद द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स। बाकी पार्टनर्स को पता होना चाहिए भैया कि सी झूठ बोल रहा है फर्म के लिए, तो फिर पूरी की पूरी फर्म लायबल है, ठीक है। तो गलत काम के लिए भी बाकी लोग लायबल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए और बाकी पार्टनर्स की अथॉरिटी होनी चाहिए वो गलत काम करने में। ओके, चलो अब एक चीज आ जाओ, देखते हैं एक पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स का क्या मतलब है? देखो, अब क्या हो रहा है ना, ये एक फर्म है, ठीक है, ये फर्म है और इस फर्म का जो पार्टनर है, लेट्स टेक, इसका नाम है रईस कुमार, ठीक है। अब ये जो पार्टनर है, इसका काम क्या है पता है? इसको जो है पैसा कलेक्ट करने का काम दिया गया है, पैसा कलेक्ट करने का काम दिया गया है। तो ये क्या करता है पता है? पैसा कलेक्ट करता है, से भी हमारे डेटर्स है, फर्म के डेटर्स है, उनसे पैसा कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद जो है उसको उल्टा सीधा यूज कर देता है, गलत यूज करता है। तो मान लो किसी को पेमेंट करना था, अभय जो है, अभय ने माल खरीदा था और माल का पेमेंट वो रईस को दे दिया, रईस को दे दिया मतलब उसने फर्म को पेमेंट कर दी, ठीक है। अपन पढ़ के आ रहे हैं ना, अगर एक पार्टनर को कुछ एक्टिंग पार्टनर को मिल गया, नोटिस कुछ मिल गया, तो मान लेंगे फर्म को मिल गई है, तो इसने जो भी है, मान लो 1 लाख रुपए की पेमेंट है, इसको कर दी, ठीक है। और रईस ने जो है इस पैसे को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, एम्बेजल कर दिया, चुरा लिया या गलत चीजों में यूज कर दिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये फर्म रईस के खिलाफ, अभय के खिलाफ केस कर सकती है क्या कि आपने हमारा पैसा नहीं दिया? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती पता है? क्योंकि इसी फर्म के एक पार्टनर को पैसा दे दिया गया है, तो अभय की तो लाइबिलिटी खत्म है, अब जो भी वसूलना है इससे वसूलो। तो फर्म को तो जो है, फर्म भैया, फर्म को नुकसान झेलना पड़ेगा, अगर रईस नहीं दिया तो फर्म नुकसान झेलेगी, बट अभय को तो केस नहीं कर सकती है, ठीक है। सिमिलरली मान लो फर्म ने जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए जो है क्या किया था, अभय ने 1 लाख रुपए जो है फर्म में ही दे दिए थे। अब फर्म से पैसा निकाल लिया किसी ने, फर्म से लेट्स चेक अमन ने पैसा निकाल लिया और अमन ये पैसे को गलत तरीके से यूज कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट में जो है पैसा अभी तक फर्म में आया ही नहीं था, बाहर की बाहर खत्म कर दिया पैसा को। सेकेंड केस में फर्म में पैसा आ चुका है और फिर अब उसको गलत तरीके से यूज हो रहा है, तो क्या फर्म जो है अभय के ऊपर केस करेगी कि भाई तेरा पैसा हमको नहीं मिला है? नहीं। या थर्ड पार्टी तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, थर्ड पार्टी प्रोटेक्टेड है, जो भी लॉस होगा, जिस हमारी फर्म के अंदर जिसने भी लॉस किया, फिर हम उससे वसूलेंगे, बट थर्ड पार्टी के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके टुवर्ड्स तो भैया हम लायबल रहेंगे, ठीक है। सो ये बात है, तो समझ में आई आप लोगों को ये बात? ये क्या बोलता है कि भैया अगर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी हुआ है बाय एनी पार्टनर, तो भैया पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर मिस एप्लीकेशन।
पूरे की पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बाद में जो भी अमन चमन जितने भी आप उनसे अपना पैसा वसूलो, बट बाहर वालों के लिए तो आप लाइबल रहोगे, रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ओके, तो यहाँ हो गई हमारी बात ये वाली खत्म। अब आ जाओ एक नई बात करते हैं स्टार्ट। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए, बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों पार्टनर्स है, और सी जो है इसका मन खत्म हो गया बिजनेस करने का, बोलता है भैया बिजनेस नहीं करना है मेरे को, जा रहा हूँ मैं हिमालय जाके तपस्या करूंगा, काम धंधा नहीं करना है। सी बोलता है मैं जा रहा हूँ, और लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन लोग का जो शेयर्स था वो था 2:1 के रेशियो में जो है इन लोग क्या थे, पार्टनर्स थे। तो सी बोलता है मैं जा रहा हूँ और मैं अपना हिस्सा जो है डी को देके जा रहा हूँ, मेरा जो 1/5 का हिस्सा है वो मैं डी को देके जा रहा हूँ। तो बाकी ए और बी बोलते हैं ठीक है तो डी को देके चले जा, और ये दे के जो है डी को अपना हिस्सा देके जा रहा है, ठीक है। अगर ये अपना शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है डी को, तो एक चीज याद रखना, जो डी है ना ट्रांसफरी पार्टनर, सी क्या हो गया, ट्रांसफरर। जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। तो डी इज ट्रांसफरी पार्टनर। तो एक चीज याद रखना, जो ट्रांसफरी पार्टनर है ना उसको प्रॉफिट्स में तो हिस्सा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट्स होंगे ना फर्म में उसमें तो इसको हिस्सा मिलेगा, वो तो है, लेकिन उसको क्या नहीं मिलेगा, वो जो है नॉर्मल बिजनेस करना चाहे, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस चल रहा है और डी कूद कूद के आके बोलता है मैं भी इसमें हेल्प करूंगा, मैं भी काम करूंगा, नहीं, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म जो रहता है ना ये म्यूचुअल कोऑपरेशन का काम है। हो सकता है देखो ए और बी जो है सी के साथ बहुत चिल्ड हो, सी के साथ उनका सब अच्छा बनता हो, लेकिन डी के साथ उनकी ना, हो सकता है डी को उतना नहीं पसंद करते हो, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन का काम है। तो जब म्यूचुअल कोऑपरेशन का काम है तो फिर उस केस में जो है ये मना कर सकता है डी को कि भाई तू कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इन लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया तू अकाउंट्स भी नहीं मांगेगा हमसे, देखो प्रॉफिट्स दे रहे हैं ना तो प्रॉफिट्स रख, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तेरे को देने वाले नहीं है। उसको ये भी राइट नहीं देंगे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मिलने का राइट, इंस्पेक्ट करने का राइट, या बिजनेस को कंडक्ट करने का राइट, ये हम जो है ट्रांसफरी पार्टनर को हो सकता है कि जो करंट पार्टनर है वो मना कर दे कि हम इसको ये सब नहीं देने वाले हैं। तो क्या देंगे इसको, शेयर इन प्रॉफिट। देखो यहाँ पे लिखा है शेयर इन प्रॉफिट, ये बस देने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और हिज रिटायरमेंट he is entitled to receive his share of assets of the firm, and for the purpose of ascertaining his shares he is entitled to an account as from the date of dissolution, ठीक है। तो ये बोलता है देखो चलो नॉर्मल केस में तो तुमको प्रॉफिट्स दे देंगे, लेकिन जब हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, मतलब ये जो पार्टनरशिप है वो खत्म होने वाली है, उस दिन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है। इसलिए मांग सकता है क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए ना कि उसका जो है प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है, उसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है ए और बी बोले कि भाई तेरी बस 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो वो तो देखना चाहेगा ना कि 10 लाख की है कि 10 करोड़ की है, कितने की है। तो उस टाइम के लिए, सिर्फ किस टाइम के लिए, जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसको अपना हिस्सा देखना है कि मेरे को कितना हिस्सा मिलेगा। तो वो हिस्सा देखने के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ट्रांसफरी पार्टनर के लिए हमको क्या याद रखना है, देखो ट्रांसफरी पार्टनर के लिए ये याद रखना कि सबसे पहली चीज उसको शेयर इन प्रॉफिट्स मिलेगा, लेकिन वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हिस्सा आ सकता है क्या, नहीं। दूसरी चीज और क्या नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकता, उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तब मांग सकता है जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है और उसको अपना हिस्सा जानना है, मेरा हिस्सा कितना है, तब मांग सकता है, ठीक है। चलो सो ये भी होता है कंप्लीट दोस्तों, एक एक करके इतने सारे टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा यूनिट है ये, बहुत छोटे छोटे में मैंने कवर किया है यहाँ पे, बट एक भी चीज बुक से और इससे मैच कर लेना, कोई भी चीज छूटी हुई नहीं है, हम एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक और पॉइंट आ गया, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या माइनर्स को पार्टनरशिप में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो देखो माइनर जो है पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन सकता है कि नहीं, ठीक है। तो याद रखना है एक चीज की, देखो माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, तो जैसे एक नॉर्मल पार्टनर होता है वैसा तो वो नहीं बन सकता, ठीक है, नॉट लाइक अ नॉर्मल पार्टनर, बट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप उसको लिया जा सकता है,
ठीक है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप उसको लिया जा सकता है। और क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक अरेंजमेंट मैं और मेरी सिस्टर ने जो है, मेरे नेफ्यू मतलब मेरी सिस्टर का बेटा जो है उसके साथ किया है। तो हम तीनों जो है क्या करते हैं, पार्टनरशिप में एक बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज मी, माई सिस्टर, हर नेम इज पूजा, एंड उसके बेटे का नाम है कियांश। तो हम तीनों मिलके जो है क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। अब हमको पता है कि देखो बच्चे लोग को नाना नानी दादा दादी कितने पैसे देते हैं। तो मेरी सिस्टर ने क्या किया, इसके जितने भी पैसे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 1 लाख रुपए जमा हो गए थे। तो ये बच्चा अभी कितने साल का है, अभी 5 years का है, बट जब पार्टनरशिप में एंटर किए थे तब 4 साल का था। तो क्या हुआ था कि इसका 1 लाख रुपए अपन लिए, ठीक है। मेरी सिस्टर और मैंने जो है, हम दोनों तो ऑब्वियसली मेजर है, तो हमने क्या किया कि हमने जो है मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो हम इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, फॉर द बेनिफिट्स। अब फॉर द बेनिफिट्स मतलब क्या होता है, मान लो कि हम लोग को फर्स्ट ईयर ही जो है 20 lakhs का प्रॉफिट हो गया, 20 लाख का प्रॉफिट हो गया हमको पहले ही साल में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट्स हो गया। तो हम मान लो 1:1 के रेशियो में पार्टनर है। तो हम तीनों को जो है नियरली जो है 6,66,000 इतना अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा तीनों को ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कियांश को भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि वो फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट्स आया था। तो बेनिफिट्स तो उसको पूरे मिलने चाहिए। अब देखो अब क्या होता है, अब ये होता है कि इतना तो ठीक है, इसने 1 लाख रुपए लगाया था और इसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल गया क्योंकि फॉर द बेनिफिट्स है। अब मान लो लॉस हो गया है, लेट्स एज्यूम लॉस हो गया है हम लोगों को 15 लाख रुपए। नहीं यार, इतना लंबा लॉस नहीं करते यार, ठीक है, 3 लाख का लॉस करते, प्रॉफिट ज्यादा करेंगे लॉस कम करेंगे। तो लॉस हो गया है मान लो 3 लाख रुपीज का। ठीक है, तो 3 लाख रुपीज का लॉस जो है, या 3 लाख से ज्यादा कर लेते हैं, 6 लाख में कोई कंसेप्ट भी बताना है, 6 लाख का लॉस कर लेते हैं। तो 6 लाख का लॉस है। तो ये लॉस जो है ना, एक बात बताऊं, कियांश को कितना बियर करना पड़ेगा ये लॉस। वो सिर्फ कितना बियर करेगा पता है, जितने उसके पास, जितने उसने एसेट्स लेके आए हैं, जितना उसका शेयर शेयर है, मतलब इसने 1 लाख रुपए लेके आया था। तो मैक्सिमम जो है हम इसको कितने का लॉस दे सकते हैं पता है, 1 लाख का। इसको ये नहीं बोलेंगे भाई तू घर से पैसा लेके आ, और जो लॉस हुआ है ना उसका घर से पैसा लेके आ, ये नहीं बोलेंगे। इसको लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना पैसा, जितनी इसकी पार्टनरशिप फॉर्म में इसका जो है पैसा लगा हुआ है, जितनी इसकी प्रॉपर्टी है, उतना लॉस इसको मैक्सिमम हो सकता है। मतलब 1 लाख रुपए जो जितना इसने लगाया था वो मैक्सिमम इसका डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। जबकि जो रिमेनिंग 5 लाख है, 1 लाख तो हम इससे ले लिए, जो 5 लाख का लॉस है वो कौन बियर करेगा, वो 5 लाख का लॉस 2.5 लाख मुझे बियर करना पड़ेगा और 2.5 लाख मेरी सिस्टर को। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई कि जो माइनर रहता है ना उसको आप प्रॉफिट्स का पूरा हिस्सा दोगे जितना उसका हिस्सा है, लेकिन लॉस के केस में सिर्फ उसको उतना ही लॉस बियर करना है जितने का उसका पार्टनरशिप फॉर्म में स्टेट है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, चलो, सो अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसको अपन ले लिए पार्टनरशिप फॉर्म में। अब मान लो वो 16 साल का हो गया है, या सॉरी 18 साल का है, 16 साल मैं भी क्या बोल रही हूँ, 18 ईयर का हो गया है, मतलब मेजर हो गया है। तो क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा रहेगा कि नहीं। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, जिस टाइम वो 18 ईयर का होगा +6 मंथ +6 महीना और इतना टाइम उसको दिया जाएगा टू डिसाइड कि भाई तेरे को पार्टनरशिप फॉर्म में रहना है कि नहीं रहना है, वो तू डिसाइड कर। ठीक है, फिर वो डिसाइड करेगा, फिर वो बताएगा कि मेरे को रहना है या नहीं रहना है पार्टनरशिप फॉर्म में। ओके, या फिर मान लो कि 18 ईयर का हो गया, उसको पता ही नहीं है वो किसी फर्म का हिस्सा है। ठीक है, वो 20 साल का हो गया तब भी उसको पता नहीं चला। मान लो कि वो 21 साल का हुआ, तब उसको पता चला कि भाई मैं तो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। उसको इसके पहले नहीं पता था, 21 साल का हुआ तो उसको पता चला। सो 21 साल +6 मंथ। ठीक है, अगर उसको पहले से पता था तो 18 साल का जब होगा उसके बाद 6 महीने का टाइम देंगे उसको डिसाइड करने के लिए। लेकिन या फिर उसको 18 साल का हुआ तो पता नहीं चला, बाद में पता चला, तो जब पता चला उसके बाद 6 महीने का टाइम टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ पार्टनर इन दिस फर्म और नॉट। ठीक है, अगर वो बोलता है यस आई वॉन्ट टू रिमेन पार्टनर इन दिस फर्म, उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको पार्टनर रहना है, तो जितनी भी लाइबिलिटी है फर्म की उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। और कैसे लायबल होगा, जैसे हम नॉर्मल लोग लायबल है ना, मेजर लोग, वैसे ही उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, अब उसको लॉस का भी जो है पूरा बर्डन उठाना पड़ेगा, घर के जो है सामान लेके आना पड़ेगा अगर लॉस हो गया तो।
ठीक है, तो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी और वो लाइबल हो जाएगा। और याद रखना, जिस दिन से वो पार्टनर बना है, मेजर होने के बाद नहीं, अगर मान लो कि वो 4 साल से पार्टनर था तो 4 साल की एज से ही जो है मेजर होने के बाद उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, जॉइंट एंड सेवरल हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल जब वो 16 साल का था और हमारी फर्म ने लोन लिया था एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का, हमारी फर्म ने कितने का लोन लिया था, 10 लाख रुपए का, और 18 साल का होने के बाद उसने डिसाइड किया कि मेरे को पार्टनर रहना है, तो ये लोन के रीपेमेंट के लिए वो लाइबल रहेगा, ये लोन के रीपेमेंट के लिए लाइबल हो जाएगा। मतलब माइनॉरिटी में भी अगर कोई डीलिंग होगी तो उसके बाद वो लाइबल हो जाएगा अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर रहना है। ठीक है, पिक्चर क्लियर? ठीक है, चलो अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं रहना चाहता, बोलता है नहीं यार मेरे को ये लोड चाहिए ही नहीं, और अभी तो वो बोलता है कि मेरा कमांडो बनने का मन है, तो मेरे को नहीं बनना है पार्टनर, मेरे को बिजनेस नहीं करना है, नहीं बोलता है तो नहीं बोलता है, तो ठीक है, फिर खत्म, फिर जो डीलिंग है वो पार्टनरशिप फर्म से जो है वो हट जाएगा। तो क्या वो लाइबल रहेगा क्या, जो भी फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स होगी उसके लिए लाइबल रहेगा क्या? नहीं। लॉजिकली ऑब्वियसली एकदम लॉजिकली क्लियर है, जब वो पार्टनरशिप फर्म से ही जा रहा है तो फिर वो किसी भी लाइबिलिटी या किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है पिक्चर। 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि आपको रहना है या नहीं। रहोगे अगर फर्म में तो पुरानी लाइबिलिटी जो आपकी माइनॉरिटी के टाइम पे भी थी उसके लिए भी आप लाइबल हो जाओगे, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो जाएगी। और मान लो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, 6 महीने के अंदर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो लॉ क्या बोलता है पता है, फिर हम मान लेंगे कि आप इस पार्टनरशिप फर्म के क्या हो, पार्टनर हो, और आपको जो भी जॉइंट सेवरल लाइबिलिटी है वो मिल जाएगी, और जो भी राइट्स होते हैं पार्टनर्स के वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये है एक चीज और, पहले 1:1:1 के रेशियो में पार्टनर था और बोलता है मैं कंटिन्यू करूंगा, तो फिर रेशियो भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, 1:1:1 ही चलेगा। लेकिन हम बोलते हैं नहीं यार अब इसका रेशियो बढ़ा दे या कम कर दे, तो वो भी कर सकते हैं, बट अगर इस चीज को लेके हम साइलेंट है, बाकी पार्टनर साइलेंट है, तो जैसा पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर पिक्चर? ओके मैम, क्लियर हो चुकी है। सो ये जितनी भी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है वो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, कहाँ पे लिखी है, जितना भी अपन इतना सारा देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ नीचे तक ये पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। अब एक चीज याद रखना, एक चीज मैं बता रही हूँ, अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में आया, ठीक है, तो पहली चीज तो ये है भैया, कोई माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में तभी पार्टनर बन सकता है जब बाकी दोनों पार्टनर्स उस चीज के लिए रेडी हो। तो मैं रेडी थी, मेरी बहन रेडी थी, इसलिए हमने हमारे भांजे को पार्टनर बनाया। तो दोनों का रेडी होना जरूरी है, जो बाकी मेजर पार्टनर है उनका रेडी होना जरूरी है। ठीक है, तो उसको ले लिया हमने पार्टनरशिप फॉर्म में, उसका राइट है कि उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिले, उसका राइट्स है कि उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिले, और उसका ये भी राइट है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको चेक करना है, भाई वो बोलेगा वो है ही मेरा भांजा है भी पूरा लाइक मारवाड़ी बुद्धि जो बोलते हैं ना, उसको प्रॉफिट्स और लॉस हर चीज का अभी से ही उसको है कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा है, सब चीज की नॉलेज है। तो अगर वो चाहे, मान लो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 13-14 साल का जब होता है, तो वो चाहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना है, तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, उसको हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाना ही पड़ेगा, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कॉपी भी अपने साथ ले सकता है, जैसा एक नॉर्मल पार्टनर करता है वैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना पड़ेगा हमको। ठीक है, ही कैन स्यू द अदर पार्टनर्स फॉर अकाउंट्स फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर ओनली व्हेन ही इज सेवरिंग कनेक्शंस विद द फर्म। मान लो उसने हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगी, वो चाहता है मैं पार्टनरशिप फर्म से जा रहा हूँ और मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने वाली है, तब वो हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहा है, तो क्या हम उसको मना कर सकते हैं? मना नहीं कर सकते, और हमने उसको मना कर दिया, तो क्या वो हमको स्यू कर सकता है क्या? यस, वो हमारे खिलाफ केस कर सकता है कि ये लोग मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे रहे हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए स्यू कर सकता है जब वो पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है। ठीक है, सो ये है माइनर के पूरे राइट्स। 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है, डिसाइड कर लिया तो फिर भैया उसकी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके, अगर उसने बोला कि भैया अब मेरे को पार्टनर नहीं रहना है, तो एक चीज याद रखना, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि अब मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, तो पब्लिक नोटिस देके चले जाए, तो फिर वो लाइबल नहीं रहेगा। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिए ना तो फिर लाइबिलिटी बन जाती है। यूनिट नंबर 1 में भी बताया था अच्छे से, 2 में भी इसको थोड़ा बहुत बताया है कि अगर पार्टनरशिप फर्म जा रहा है और एक्टिंग पार्टनर स्पेशली जा रहा है तो उसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फिर वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए भी लाइबल रहेगा, जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं दी गई है तब तक के। ठीक है, चलो, सो ये है पार्टनर्स फेल टू गिव पब्लिक नोटिस, ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा।
ओके, सब बातें हो चुकी है कवर। एक चीज याद रखना, ही शैल नो हैव नो पर्सनल, जब तक कि वो माइनर है उसकी पर्सनल कोई लाइबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए लगाया है, मैक्सिमम उतना ही उसका जा सकता है, नुकसान हो सकता है, उसके बियॉन्ड उससे कुछ नहीं मांगेंगे। अब आ जाओ, नया टॉपिक एक पढ़ते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड पार्टनर्स गोइंग आउट। ठीक है, पार्टनर्स कोई नया आ रहा है और पार्टनर कोई जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहली चीज देखो, अ फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ये है, हमने अकाउंट्स में इस बारे में पढ़ा है, क्लास 12th में भी और सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी है। अगर इस फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है, या इस फर्म से कोई पार्टनर जा रहा है, या कोई पार्टनर को एक्सपेल कर दिए हैं, हटा भगा दिए हैं हम अपनी फर्म से, या फिर किसी की डेथ हो रही है या रिटायरमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मतलब फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनना, और रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिर से बनना। तो फर्म का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, तो उससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मान लो हमारे फर्म में कोई पार्टनर आ रहा है, अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो क्या होगा। देखो एक चीज याद रखना, कोई पार्टनर अगर हमारी फर्म में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, और डी आना चाहता है, तो डी जब आना चाहता है ना, तो बाकी पार्टनर्स जो है उनकी कंसेंट से आ सकता है, दूसरे पार्टनर्स की भी कंसेंट चाहिए भैया, कि भैया सी बोलता है डी को भी ले लो, बट हो सकता है ए और बी डी के लिए एग्री ना करे, तो फिर डी को एज अ पार्टनर नहीं लेंगे। तो नए पार्टनर को लाने के लिए हमको कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स वो आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जो पुराने एक्ट्स हैं उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी जो है, इन्होंने एक लोन लेके रखा था 10 लाख रुपए का। ठीक है, और मान लो कि 1 अप्रैल ये लोन ले लिए, उसके बहुत टाइम बाद जो है 1 अप्रैल को डी को एज अ पार्टनर लेके आए, तो क्या डी लाइबल रहेगा इस 10 लाख के लोन को पे करने के लिए? नहीं रहेगा डी लाइबल। तो क्या जो बैंकर है जिसने लोन दिया था, क्या वो डी को स्यू कर सकता है क्या फॉर दिस लोन? नहीं। तो जो नया पार्टनर आया है वो कौन सी लाइबिलिटी के लिए लाइबल रहेगा? उसके आने के बाद जितनी भी लाइबिलिटी है उसके लिए उसकी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी रहेगी। मतलब मान लो डी आ गया और डी के आने के बाद इन्होंने 15 लाख का और लोन ले लिया, तो ये जो नया 15 लाख का लोन है इसमें जो है डी लाइबल रहेगा, और लेकिन जो पुराना जो 10 लाख का लोन है डी के आने के पहले, उसके लिए डी की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर है। अब मान लो डी जो है बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही सीधा इंसान है, और इसको ए और बी और सी जो है कन्विंस कर लेते हैं कि भाई तू पुरानी लाइबिलिटी के लिए भी क्या हो जाए, अपने आप को लाइबल कर, पुरानी लाइबिलिटी के लिए भी अपने आप को लाइबल कर, इस 10 लाख के लोन के लिए भी अपने आप को लाइबल कर। तो उस केस में जो है डी हाँ बोलता है कि ठीक है मैं पुरानी लाइबिलिटी के लिए भी जो है रेडी हूँ, मैं वो भी लेने के लिए रेडी हूँ, तो उस केस में फिर डी लाइबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, वो इस चीज के लिए रेडी होना जरूरी है, अदरवाइज वो लाइबल नहीं होगा। और मान लो वो रेडी हो गया, तो थर्ड पार्टी मतलब बैंकर को ये बात हमको जाके बताना है कि भैया अब डी भी लाइबल है, हम तीनों तो है ही, पार्टनरशिप फॉर्म तो है ही, लेकिन अब डी भी लाइबल रहेगा ये 10 लाख के लोन के लिए, तो थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, तो नए पार्टनर को लेके आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखना वो न्यू डेट्स के लिए लाइबल रहेगा, आगे जो होने वाली पुरानी के लिए नहीं। पुरानी के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको आपस में अरेंजमेंट करना पड़ेगा और थर्ड पार्टी को बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर पिक्चर। चल, अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर जो है फॉर्म को छोड़ के जा रहा है, तो कैसे जाएगा फॉर्म को छोड़ के? बाकी पार्टनर्स की कंसेंट से, बाकी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि भैया इस पर्सन को जाना है, जैसे हम बोले कि ऊपर एक एग्जांपल था, हिमालय पर्वत जा रहा है, बोले ठीक है आपको जाना है तो आप चले जाओ, तो सब रेडी है, तो फिर रिटायर होके क्या हो गया, चले गया। या फिर इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, स्टार्टिंग से ही डिसाइडेड था कि ये पर्टिकुलर पार्टनर सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा, उसके बाद चले जाएगा, तो जब स्टार्टिंग से ही एग्री करके रखे हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओ, उस पार्टनर को बोलेंगे ठीक है तुम चले जाओ। या फिर where partnership is at will by giving notice to other partners of his intention। ठीक है, बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे रहा है, एक नोटिस दे रहा है कि भाई अब मैं इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी पार्टनरशिप फर्म में चले जाऊँ,
तो एक नोटिस दे रहा है, तो नोटिस दे के भी जो है वो क्या कर सकता है, रिटायर हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सेकेंड एक्सप्रेस एग्रीमेंट था कि 2 साल तक ही पार्टनर रहना है, या फिर नोटिस दे देगा सबको कि भाई अब मेरे को इस फर्म का पार्टनर नहीं रहना है। तो उस केस में ध्यान रखना, a retiring partner will be discharged of his liability towards the third party for acts done before his retirement by an agreement made by him with such third party and partners। देखो आप यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं। सी बोलता है अपन जा रहे हैं भैया, अपने को रिटायर होना है, ठीक है, या एक्सप्रेस एग्रीमेंट था या वट एवर द केस में भी, सी रिटायर होके जा रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो पहले लोन ले चुके थे हम, 10 लाख रुपए का लोन चल रहा था जो हमारी फर्म को मिला था, तब सी पार्टनर था, तो क्या सी उसके लिए लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? जब वो पार्टनर था ना, तब तक के जितने भी लोन थे, जो भी सब चीजें थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन अगर मान लो सी जो है थर्ड पार्टी और बाकी पार्टनर्स को बोल देता है भाई कि अब मेरी लाइबिलिटी खत्म करो, मैं जो पुरानी डेट्स है उसके लिए लाइबल नहीं रहना चाहता हूँ, और थर्ड पार्टी बोलती है ठीक है, यस हम तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म कर देते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी बोलती है ठीक है तुम जा रहे हो, अगर हम तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म कर देते हैं, तो उस केस में जो भी हो चुके हैं लोन, उसके लिए सी लाइबल नहीं होगा। तो नॉर्मली सुनो, नॉर्मली जो है जो डेट्स उसके रहने के टाइम पे हुई थी उसके लिए वो लाइबल रहेगा। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी के साथ अरेंजमेंट कर लेता है कि भाई मेरी लाइबिलिटी खत्म करो, एक मैं जा रहा हूँ, तो उसके इसमें थर्ड पार्टी एग्री कर रही है, बाकी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, तो उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी खत्म पुरानी डेट्स के लिए भी। और जो न्यू चीजें होने वाली है उसके जाने के बाद, उसके लिए तो ऑब्वियसली वो लाइबल नहीं रहेगा। जब उसके वो चाह रहा है, उसके बाद आपने 100 लोन ले लिया, तो क्या उसके लिए वो पुराना पार्टनर थोड़ी ना लाइबल होगा? तब तो नहीं होगा। ठीक है, सो ये केस है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर वो एक्टिंग पार्टनर है तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस देना जरूरी है कि भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म से जा रहा हूँ। अगर पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो फिर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए भी वो क्या हो रहेगा, लाइबल रहेगा। तो ये है हमारी बात यहाँ पे। तो नोटिस दे दे भैया तू, नहीं तो देखो फ्यूचर के लिए भी लाइबल कर देंगे। नोटिस ऑफ रिटायरमेंट में भी गिवन बाय रिटायरिंग पार्टनर, या तो रिटायरिंग पार्टनर नोटिस खुद दे दे, सी जा रहा है सी नोटिस दे दे, या जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म क्या हो जाएगी, जो सी के जाने के बाद जो बची हुई फॉर्म है, दैट इज ए एंड बी, तो या तो ए और बी नोटिस दे दे कि भैया अब सी हमारा हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर को एक्सपेल कर दिए, पार्टनर को भगा दिए, बोले अब तुम पार्टनरशिप फर्म के हिस्सा नहीं हो, तो क्या एक्सपेल कर सकते हैं क्या? देखो एक चीज याद रखना, एक्सपेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब कर सकते हैं अगर वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में, ये पार्टनरशिप के भलाई के लिए किया गया है। मान लो सी जो है, 3 पार्टनर्स है ए बी सी, और सी रेगुलर बेसिस में जो फ्रॉड किए जा रहा है, सी रेगुलर बेसिस में गलत काम कर रहा है, इम्बेजलमेंट कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो ए और बी बोलते हैं भाई हाथ जोड़ के कि इसको पार्टनरशिप फर्म से हम भगाते हैं, तो एक्सपेल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेल करने का राइट है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए। उसको एक्सपेल करने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई देख देखो हम हटाने की सोच रहे हैं, और उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, मतलब एक राइट है भाई कि भाई तू अपना पक्ष रख, तू इतने बार चोरी किया इसलिए हम तेरे को हटा रहे, बट तू भी अपने पक्ष में कुछ बोल ले, हाँ हम लोग को बता दे कि मैं इस मजबूरी में ऐसा किया था, जो भी अपना पक्ष तो हमको रख के दे। तो ये जो है पार्टनर्स को क्या है, राइट दिया जाएगा कि भाई हम तेरे को हटा रहे हैं, बट तू भी अपना पक्ष रख के बता। ठीक है, अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड बीइंग हर्ड नहीं देंगे तो ये एक वैलिड एक्सपल्शन नहीं कहलाएगा। और जो एक्सपल्शन है ना, वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में क्या होता है, व्हाट इज गुड फेथ? ठीक है, व्हाट इज गुड फेथ? गुड फेथ मतलब पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 दोस्त हैं, अमित, सुमित एंड ले लेते गवनीत या मनमीत, मनमीत ले लेते हैं, मनमीत। ठीक है, तो ये जो मनमीत है ना, ठीक है, ये एक मनमीत है, मनमीत की वाइफ है मानसी, ठीक है, और सुमित की वाइफ है संध्या। अब ये मानसी और संध्या, मनमीत बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मानसी और संध्या के बीच में जो है लेडीज क्लब में लड़ाई हो गई। ठीक है, लेडीज क्लब में लड़ाई हो गई, और संध्या जो है अपने हस्बैंड सुमित को बोलती है कि तुम मनमीत को जो है पार्टनरशिप फर्म से हटाओ, तुम मनमीत को हटाओ। तो क्या ये गुड फेथ में हो रहा है? क्या क्या पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट के लिए हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर ऐसा एक्सपल्शन हो रहा है
तो ये गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। और इस केस में क्या है, क्या ये एक्सपेल होगा, क्या नहीं, वैलिड एक्सपल्शन नहीं है। एक चीज और याद रखना, अगर एक्सपेल करना है ना तो मेजॉरिटी से ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर डिसाइड करके किसी और को हटा सकता है। मान लो किसी फॉर्म में 20 पार्टनर है तो मेजॉरिटी कितनी होगी, 11 पार्टनर्स। तो कम से कम 11 पार्टनर्स एग्री करना चाहिए किसी को एक्सपेल करने के लिए, तब जाके एक्सपल्शन होगा। ठीक है, तो ये है। तो एक्सपेल कर सकते हैं, कि कर सकते हो, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, गुड फेथ में, और आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर आ जाओ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। भाई साहब, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। तो कोर्ट ने मान लो कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो जिस मोमेंट में उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है उसी मोमेंट से जो है उसका पार्टनरशिप फर्म के साथ जो सफर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो उनकी जर्नी है वो वहीं पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो पार्टनर की स्टेट है, मान लो कि एक पर्सन है ए बी सी, 3 पर्सन है, और यहाँ पे जो है सी इंसॉल्वेंट हो रहा है, सी इंसॉल्वेंट हो रहा है। सी ने इस फर्म में 10 लाख रुपए लगा के रखा था, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मान लो हो गई 20 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये 20 लाख की प्रॉपर्टी हुई और ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ तो ये पार्टनरशिप फर्म के साथ इसका जो जर्नी है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या इसकी 20 लाख रुपए को पार्टनरशिप फर्म यूज कर सकती है क्या फ्यूचर में, इसके इंसॉल्वेंट होने के बाद अपनी डेट्स को पे करने के लिए? नहीं यूज कर सकती है। ये 20 लाख रुपए जो है यूज नहीं कर सकती है कंपनी, फर्म। ठीक है, तो ये 20 लाख रुपए जो है ये फर्म का पेमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज नहीं होगा। ओके, चलो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल नॉट बी लाइबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर। एडजुडिकेशन हो गया तो 20 लाख रुपए को फिर फ्यूचर किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। द फर्म इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर। एडजुडिकेशन, एक बार एडजुडिकेशन मतलब उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया ना, उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टी को फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये जो 20 लाख है इसको यूज नहीं कर सकते फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर मे और मे नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, इंसॉल्वेंसी अगर होती है किसी पार्टनर की तो नॉर्मली डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो जाता है, पूरी फर्म बंद हो जाती है, बट हो सकता है नहीं भी हो। अगर ए और बी एग्री कर रहे हैं भैया चलो सी तो इंसॉल्वेंट हो गया बट तू और मैं बिजनेस चला लेते हैं, फिर वो बिजनेस चलते ही रहेगा। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी हो गया अपना कंप्लीट। तो इंसॉल्वेंसी के केस में जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स होने वाली है बंदे के इंसॉल्वेंट होने के बाद, तो वो फर्म की जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी फ्यूचर में उसकी स्टेट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो क्या उसके जो एसेट है उसको फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करे क्या? नहीं, नो। सेम एज इंसॉल्वेंसी, जैसे डेथ होगी उसकी जो भी फ्यूचर डीलिंग्स होगी, मान लो उसकी डेथ के बाद नया लोन ले लिए, तो क्या उसकी स्टेट को लाइबल करेंगे? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात अच्छे से? तो दोस्तों 12th पॉइंट में अपन पहुंच चुके हैं, और 12वां पॉइंट अपन को क्या बोलता है पता है? राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। मतलब क्या है, मतलब ए बी सी तीनों जो है मान लो मिलके जो है सोप फैक्ट्री थी इनकी, साबुन की फैक्ट्री। ठीक है सी जो है इस बिजनेस से निकल के जा रहा है, तो ये क्वेश्चन है क्या वो अपनी खुद की सोप फैक्ट्री डाल सकता है क्या? क्या वो खुद सोप फैक्ट्री डाल सकता है क्या? देखो दोस्तों, वो डाल तो सकता है। ठीक है, कोई उसको बिजनेस करने से नहीं रोक सकता, डाल सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब वो सोप फैक्ट्री डाल रहा है ना, तो अपने जो पुराने कनेक्शंस हैं, जो ये पार्टनरशिप फर्म के क्लाइंट्स है, जो पार्टनरशिप फर्म के जो भी मतलब कस्टमर्स है, उनको ना बुलाएगा नहीं, आ जाओ इधर आओ मेरे से खरीदो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो सॉलिसिट कर सकता है क्या पुराने कस्टमर्स, जो फर्म के कस्टमर्स हैं उनको सॉलिसिट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर वो फर्म का नाम यूज कर सकता है क्या? पहले एबीसी का एक मान लो नाम था ओपेरा सोप, तो क्या वो अपने भी सोप का नाम ओपेरा सोप रख सकता है? नहीं रख सकता। ठीक है फिर क्या वो ये रिप्रेजेंट कर सकता है जब वो सोप बेच रहा है वो अलग हो गया है, तो ऐसा शो कर सकता है कि अभी भी मैं फर्म के लिए ही काम कर रहा हूँ, कस्टमर के सामने ऐसा शो कर सकता है क्या कि अभी भी मैं एबीसी वाली जो हमारी फर्म है ना उसके लिए ही काम कर रहा हूँ? ऐसा नहीं शो कर सकता।
मतलब उसको ये दिखाना पड़ेगा सी को कि भैया मेरा एक अलग बिजनेस चालू हो गया है जो फर्म के बिजनेस से अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, और मैं जो है पुराने बिजनेस के जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो है ललचा के अपने पास नहीं बुलाऊंगा। वो अपने मन से आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उनको सॉलिसिट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उनको फोन कर करके नहीं बोलूंगा कि भाई एक काम कर ए बी से मत ले, अब मेरे से ले, नहीं, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट हो गई है, आपस में पार्टनर्स ने एग्रीमेंट कर ली है कि एक बार फर्म का जो आप हिस्सा थे, अगर आप जाओगे तो आप कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ एरिया में आप ये वाला बिजनेस नहीं करोगे। हो सकता है बोलेंगे कि 2 साल तक जो है तुम ये बिजनेस नहीं करोगे, या ये पर्टिकुलर सिटी में जो है ये बिजनेस नहीं करोगे। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, कैसे? बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कर लो आपस में कि भैया जो भी जाएगा फॉर्म छोड़ के वो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेगा, तो आप ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो। कंडीशंस क्या याद रखनी है? ये तीनों कंडीशंस। कहाँ गई तीनों कंडीशंस? ये फर्म का नाम यूज नहीं करना है, फर्म का नाम से बिजनेस नहीं कैरी करना है, ये नहीं दिखाना है कि हम फर्म का हिस्सा थे, और उसे कस्टमर्स को नहीं बुलाना है। ठीक है, चलो ओके, अब आ जाओ 13th पॉइंट में पहुंच चुके हैं और सिर्फ 14 पॉइंट्स है हमारे पास। बहुत बड़ा यूनिट था दोस्तों, अगर एक्चुअल में इसको जो है देखा जाए ना तो हमने बहुत कम टाइम में कर लिया, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो 13th पॉइंट क्या बोलता है? राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म है, मैं कितने बार बोलती हूँ मान लो मान लो मान लो, ठीक है। सो ये तो मेरा एकदम तकिया कलाम बन चुका है, ये और ठीक है, मान लो और ठीक है, तो हजारों बार बोल दिया है मैंने। तो ये पार्टनरशिप फर्म है हमारी, ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी सी ऑल द 3 आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अब क्या हो रहा है, मान लो सी की डेथ हो रही है, या सी जो है चाह रहा है पार्टनरशिप फर्म को बाय बाय टाटा करके रिटायर हो रहा है, जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि अभी जो है प्रॉपर इसका जो भी हिस्सा था इसको मिला नहीं है। तो जब ये जा रहा था ना तो इसके कैपिटल में है मान लो 25 लाख रुपए, और अभी इसको इसका पैसा मिला नहीं है। ठीक है, सो मान लो सी की डेथ हो गई या वो रिटायर हो रहा है, अगर डेथ हो रही है तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग जो है ना, जो पार्टनरशिप फर्म बची हुई है उनसे बोलेंगे या तो आप हमारे पापा का जो भी यूज कर रहे हो ना, हमारे जो भी पर्सन लगेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो भी रिलेशन रहेगा, तो आप उनका यूज कर रहे हो ना सामान, तो आप जो नॉर्मल प्रॉफिट्स जब पापा जिंदा थे जब उनको जितना प्रॉफिट्स देते थे तब उतना प्रॉफिट्स का हिस्सा अभी भी देते रहो। सो पहले मान लो 2:2:1 के रेशियो में काम चलता था, तो पहले जो हिस्सा मिल रहा था प्रॉफिट्स में हिस्सा, उस रेशियो में अभी भी हिस्सा मिलता रहे। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं कि भाई एक काम करो कि आप जो है, हमको प्रॉफिट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, 25 लाख रुपए लगा है ना अगर, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, 25 लाख का 6%, 25 लाख का कितना परसेंट, 6%, इतना जो है दे दो। तो 25 लाख का 6% कितना होगा, 1.5 लाख, 1,50,000 पर एनम। ठीक है, पर एनम इतना हमको हिस्सा दे दो। तो ये चॉइस रहेगी एलआर के पास कि उसको क्या चाहिए, या तो वो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेते रहे जो भी रहेगा प्रॉफिट्स का हिस्सा, या तो 6% के रेट से जो है इसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी, अगर पार्टनर जो है उसकी डेथ हो रही है या वो रिटायर हो रहा है तो वो खुद ये सब पैसा मांगेगा जाके। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो सी है, सी की डेथ हो गई और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका शेयर ए और बी को बेच के चले गए, बोलते हैं कि ये 25 लाख का शेयर तुम दोनों खरीद लो, तो उस केस में बाद में क्या फिर वो प्रॉफिट्स में हिस्सा या इंटरेस्ट मांग सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि भैया जब हिस्सा दे ही दिया है, हिस्सा दे बेच दिया है बाकी पार्टनर्स को और अपना पैसा लेके चले गए हैं, तो फिर आप फिर क्या नहीं मांग सकते, जो भी ये प्रॉफिट्स है या इंटरेस्ट है ये नहीं मांग सकते। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, या तो प्रॉफिट्स लो या तो ब्याज लो। ओके चलो लास्ट पार्ट, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। ठीक है, बाय चेंज इन फर्म, mere change in the constitution of the firm operates to revoke the guarantee as to all future transactions। अगर हमारी फर्म है ए बी सी, हमारी फर्म ने जो है मान लो डी की गारंटी ली है, डी के लिए गारंटी ली है, और डी की गारंटी ली है और बैंक को बोला कि डी बहुत अच्छा बंदा है, बैंक डी को लोन दे दो, तो डी की गारंटी हमारी फर्म के पार्टनर्स ने ली है। ठीक है, तो ये गारंटी जो है मान लो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ और सी इस फर्म से जो है जा रहा है, ठीक है, सी इस फर्म से जा रहा है,
तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होगा ना, तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी है ना, उससे जो है सी जो है उसको छुटकारा मिल जाएगा। सी से तब तक के लायबल रहेगा जब तक कि वो फॉर्म का हिस्सा है। जैसे वो इस फॉर्म से गया, जो कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई थी इन द फेवर ऑफ डी, वो कंटिन्यूइंग गारंटी हो जाएगी खत्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स है। ये तीनों पार्टनर्स ने जो है डी की गारंटी ली है बैंक के लिए, ठीक है। बैंक को दी है गारंटी कि डी भैया अच्छा बंदा है, उसको लोन दे दो। एक नया पार्टनर आ रहा है, मान लो एफ। एफ एक और पार्टनर आ रहा है, तो एफ भी क्या इस एफ नया पार्टनर आया मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म हुआ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म हुआ तो क्या एफ लाइबल रहेगा क्या इस गारंटी से? नहीं, सिर्फ ए बी सी ही लाइबल रहेंगे, ठीक है। तो अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो पुरानी फर्म की लाइबिलिटी चलते रहेगी, बट जो नया पार्टनर आया या जो गया है उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी खत्म इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी। ओके, तो हमने यूनिट नंबर 2 दोस्तों बहुत कम टाइम में हमने इतना बड़ा यूनिट कर लिया। सोचो मेरे नोट्स में इतना बड़ा है तो एक्चुअल में बुक में कितना ही बड़ा यूनिट है ये। पूरे 14 पॉइंट्स बहुत अच्छे से देखे हैं। पार्टनर्स का आपस में रिलेशन कैसा है, तो भैया आपस में एक दूसरे के एजेंट है, आपस में प्रिंसिपल है एक दूसरे के, ऐसा रिलेशन है भैया, अच्छे से काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी क्या है? जो सब मिलके ला रहे हैं, प्लस जो पैसा कमाया उससे जो चीजें हमने खरीदी, और जो गुडविल है वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉफिट्स अगर अर्न कर लिया किसी पार्टनर ने, तो भैया पर्सनल प्रॉफिट्स जो है फर्म को दो आप वापस। फर्म का नाम यूज करके पैसा कमा रहे हो ना, छुपा के पैसा कमा रहे हो ना, तो पैसा वापस दो फर्म को, ठीक है। फिर उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। अगर फर्म में चेंज हो गया तो पार्टनर से राइट्स एंड ड्यूटीज एज सच जो है, मान लो अगर 2:2:1 के रेशियो में जो है चल रहा था काम, ठीक है, या 1:1:1 के रेशियो में ले लेते, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही थी, एक पार्टनर चले गया तो रिमेनिंग पार्टनर किस में बांटेंगे? 1:1 के रेशियो में, तो वैसा रहेगा। फिर पार्टनर्स का रिलेशन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, तो जब हमारी फर्म पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर थर्ड पार्टी से के साथ डील कर रहा है, फर्म के लिए डील कर रहा है, तो अगर वो यूजुअल बिजनेस के लिए डील कर रहा है ना, तो पूरी के पूरी फर्म को और बाकी पार्टनर्स को वो लाइबल कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ठीक है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। क्या चीज़ है इम्प्लाइड अथॉरिटी? नहीं होती वो भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर कोई नया पार्टनर आ गया, इफेक्ट्स ऑफ एडमिट, अच्छा ये नहीं, ये दूसरा केस है, नया पार्टनर वाला केस नहीं दोस्तों। इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर ने एडमिशन दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि भाई ये इंजन तो एक नंबर इंजन है, इससे जैसा बेस्ट तो कुछ और है नहीं, और कस्टमर ने वो इंजन लेके चले गया, तो क्या जो दूसरा पार्टनर है जिसने ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी, क्या वो लाइबल होगा? यस, वो लाइबल रहेगा। तो अगर एक पार्टनर कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, एडमिशन कर रहा है, तो बाकी पार्टनर्स भी लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नोटिस, अगर पब्लिक नोट सॉरी अगर एक्टिंग पार्टनर को नोटिस दे रहे हो तो मान लिया जाएगा कि पूरी फर्म को उस बात की नोटिस है, बस इसमें फ्रॉड एक्सेप्शन है। फ्रॉड क्या है? एक्सेप्शन है। चलो उसके बाद हमने क्या देखा था? लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स भैया लाइबल रहोगे, क्योंकि जो है पार्टनर एजेंट के रूप में काम करता है, तो पूरी फर्म जो है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबल रहेगी। ओके, इसमें भी बहुत सारे केसेस देखे अपन। फिर राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, तो जो पार्टनरशिप फॉर्म में किसी को अगर अपन इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। वो बोलेगा कूद कूद के मेरे को कंडक्ट ऑफ बिजनेस में भी आना है, नहीं। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, नहीं, ये सब नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्रॉफिट्स में हिस्सा। हाँ, जब आप उस फॉर्म से पूरा अलग होना चाहते हो, डिसॉल्व हो रही है फॉर्म, उस केस में जो है आपको पार्टनरशिप फॉर्म की जो है बुक्स मिल जाएगी, ताकि आप अपना शेयर डिटरमाइन कर सको, कितना आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा है, उस टाइम बस मिलेगी, ठीक है। फिर माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या माइनर्स को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए ले सकते हैं क्या? ओनली फॉर द बेनिफिट्स। क्या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की कोई लाइबिलिटी रहेगी? कुछ लॉस हो गया तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाना पड़ेगा? नहीं, नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। जब वो मेजर होगा 6 महीने के अंदर डिसाइड कर ले भैया कि पार्टनरशिप फॉर्म में रहना है कि नहीं। अगर रहने का डिसाइड किया है तो फिर आप जिस दिन से पार्टनर हो, माइनॉरिटी से भी, तब से भी जो भी डेट्स है, जो भी चीजें हैं, उनके लिए आपकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट, तो अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है या पार्टनर जा रहा है तो उसकी क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पार्टनर जाते कैसे हैं? मान लो डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया, एक्सपल्शन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो बस उस सिचुएशन में ये याद रखो, अगर पार्टनर जा रहा है तो जिस दिन तक वो पार्टनर था सिर्फ तब तक के लिए वो लाइबल रहेगा, उसके बाद जो है चीज़ों के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा, उसके पहले की चीज़ों के लिए वो लाइबल रहेगा।
उसके बाद के लिए अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी तो फिर वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक नोटिस नहीं दी तो फिर लाइबल हो जाएगा। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, क्या आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है क्या दोस्तों? नहीं बोल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, कर सकता है, कर सकता है, बट अगर आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालोगे तो रेस्ट्रिक्शंस उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप बाय एग्रीमेंट बोल सकते हो भैया ये कंपीटिंग बिजनेस ना करे, तो फिर उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज वो कर सकता है कंपीटिंग बिजनेस, लेकिन उसको फर्म का नाम यूज नहीं करना है, फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करना है, ठीक है। फिर राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, तो ये अभी बताया कि अगर मान लो कोई पार्टनर जा रहा है और उस डेथ हो रही है या रिटायरमेंट जो भी हो रहा है, तो उसका जो भी हिस्सा है फर्म में वो या तो उसमें फर्दर फ्यूचर में प्रॉफिट्स लेता रहे अगर हिस्सा अभी भी फर्म में है तो, या इंटरेस्ट ले ले एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, एंड लास्ट है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म, अगर फर्म में चेंज हो गया कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2 का रिवीजन, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। बहुत कम पोर्शन बचा है, सिर्फ बचा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और वो भी बहुत जल्दी होने वाला है कंप्लीट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और बहुत अच्छे से पेपर देना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा संडे जो है मेरा पूरा इसमें जा रहा है, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम दिन में मिलता है पूरा इसी में जा रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी और अच्छे से पढ़ाई करो।